तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद एक महिला वेटर हमारे हीरो जेम्स का कार्ड हाथ में लिए हुए उसके सामने सम्मान से झुकी और बोली, मिस्टर जेम्स, ये रहा आपका कार्ड। ये सुनकर हमारे हीरो ने एक सिंपल और कॉन्फिडेंट मुस्कान दी। इस बीच मैनेजर एक्साइटमेंट से भरा हुआ एक ऑक्शनियर की तरह अपना हाथ ऊपर उठाया, हवा में 3 उंगलियां दिखाते हुए उसने अनाउंस किया, 30 मिलियन एक बार, 30 मिलियन 2 बार। एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, क्या कोई और बोली लगा रहा है? अगर नहीं तो ये डील पक्की। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे होटल एक ऑक्शन हाउस में बदल गया हो। वो यंग मास्टर जो थोड़ी देर पहले इतना घमंडी था, अब अपने दांत पीस रहा था। उसके दिमाग में ख्याल घूम रहे थे, ये कंगाल लूजर पक्का अपना पैसा खर्च नहीं कर रहा है, और मेंगशी जिसकी शादी हमारे परिवार में होने वाली थी, अब इस गड़बड़ के बाद मैं उसकी इज्जत बचाने में कैसे मदद कर सकता हूँ, जैसे कि मैं उसके लिए अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगाऊंगा। हमारा हीरो जेम्स मुस्कुराते हुए यंग मास्टर की तरफ मुड़ा और बोला, क्या तुम 30 मिलियन और 1 युआन नहीं लगाओगे? अब ये सुनकर यंग मास्टर का चेहरा निराशा से उतर गया और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। लेकिन अचानक उसका फोन बजा। मौका देखकर उसने अपना फोन उठाया और जेम्स को देखे बिना कहा, रुको, मुझे ये कॉल लेनी है। वहीं जेम्स अभी भी शांत और संयमित था। उसने टेबल की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ा, खाना ठंडा हो रहा है, मैं खाना शुरू करता हूँ। यंग मास्टर ने चिढ़े हुए एक्सप्रेशन के साथ फोन उठाया और गुस्से में पूछा, क्या है? दूसरी तरफ उसकी बहन, वही लड़की जो पहले हवेली में थी, शांत आवाज में बोली, तुमने 20 मिलियन 1 युआन किस पर खर्च किए? क्या एक होटल में इन्वेस्ट किया? ये सुनकर यंग मास्टर का गुस्सा और बढ़ गया और गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उसने जवाब दिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। और कुछ? उसी होटल के कॉरिडोर में चलती हुई लड़की ने जवाब दिया, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने पूछा। वहीं ये सुनकर यंग मास्टर शॉक से जम गया। क्या? वो हकलाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। दादाजी 20 मिलियन युआन पर नजर रख रहे हैं। लड़की अब होटल की लिफ्ट में कदम रखते हुए बोली, मैं अभी शेन्यू होटल में हूँ और लिफ्ट में चढ़ने वाली हूँ, बाद में आमने सामने बात करेंगे। ये सुनकर यंग मास्टर का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से से कांपते हुए वो चिल्लाया और कहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो? फोन काटने से पहले अभी भी गुस्से में उसने मन ही मन सोचा, अगर पिंग श्याओ को मेरी कमजोरी पता चल गई। लेकिन उसके विचारों का सिलसिला तब टूटा जब हमारे हीरो ने उसे आवाज दी, मिस्टर पिंग, आपकी कॉल हो गई, अब आपकी बारी है बोली लगाने की। वहीं ये सुनकर यंग मास्टर जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पसीने की एक और बूंद उसके माथे से नीचे लुढ़क गई। उसने जल्दी से अपना ध्यान जेम्स के क्लासमेट्स की ओर किया और बोल पड़ा, तुम लोग पागल हो, ये खाना ज्यादा से ज्यादा 20,000 का है। ऐसा तो नहीं है कि हम हेवन के पकवान खाना खा रहे हैं। क्या सच में इतने पैसे खर्च करना सही है? तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैं पागल हो जाऊंगा। लाल बालों वाला लड़का जो जेम्स के क्लासमेट्स में से एक था, वो मुस्कुराया और जवाब दिया, यंग मास्टर पिंग, ये पिंग परिवार के लिए बेइज्जती है। और ये सुनते ही यंग मास्टर को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, चुप हो जाओ, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? यंग मास्टर के पीछे से मैनेजर आया। उसका हाव भाव एक चापलूस सेल्समैन जैसा था, चेहरे पर मुस्कान चिपकी हुई थी। उसने कहा, दोस्ताना रहो, दोस्ताना रहो। तो मिस्टर पिंग, क्या आप बोली से पीछे हट रहे हैं? हम अच्छे विश्वास पर काम करते हैं और मिस्टर पिंग ने जो भी भुगतान किया है हम उसे पूरा वापस कर देंगे। हालांकि वो मैनेजर था, लेकिन उसका हाव भाव और व्यवहार लगभग एक सड़क के सेल्समैन जैसा था, चाहे होटल में उसकी पोजीशन कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। वो अभी भी पैसे का भूखा सेल्समैन था। मैनेजर की बात सुनकर यंग मालिक ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, मेरे सेक्रेटरी से कोऑर्डिनेट करो। मैनेजर एक पल के लिए डर गया। इस बीच हमारा हीरो अभी भी बैठा हुआ था। उसने आह भरी और बड़बड़ाया, बोरिंग। फिर खुद से सोचा, मैंने सोचा था कि मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, लेकिन पता चला कि ये सुपर रॉकेट रिवॉर्ड जितना भी नहीं है। पीले बालों वाली नकली गॉडेस घबरा गई और यंग मालिक की ओर मुड़कर विनती करने लगी, मेंगशी, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमारी इज्जत चली जाएगी, प्लीज मेरी मदद करो। क्या तुम नहीं चाहते कि सब लोग जेम्स के सामने बेइज्जत ना हो? वहीं मेंगशी ने खुद से सोचा, ये पागलपन है, मुझे इस क्लास रीयूनियन में नहीं आना चाहिए था। फिर उसने यंग मालिक का हाथ पकड़कर और अपनी छाती दबाकर उसने कहा, डार्लिंग, हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। यंग मास्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अचानक मेंगशी के चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तुम मुसीबत खड़ी करने वाली, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया, हमारी एंगेजमेंट खत्म। अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे देखते हुए यंग मालिक ने ठंडे लहजे में कहा, मुझसे जितना हो सके दूर चले जाओ। नकली गॉडेस ने अपना गाल पकड़कर उसे घूरा और कहा, तुमने नहीं कहा था कि हम 7 बूढ़े होंगे और धरती के अंत तक अलग नहीं होंगे? इतनी छोटी सी बात पर तुम सब कुछ खत्म कर रहे हो। 30 मिलियन के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। वहीं ये सुनकर यंग मालिक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ताना मारा, छोटा, तुम इसे छोटा कहती हो? पिंक परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मुझे तुम सिर्फ तुम्हारे लुक्स और अच्छे जीन्स के लिए पसंद थी, ताकि हमारे बच्चे सुंदर हों, और मैं तुमसे सच में प्यार कैसे कर सकता था? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है कि तुम सिर्फ मेरे पैसे के पीछे हो। उनकी बहस से परेशान होकर हमारा हीरो मैनेजर की ओर मुड़ा और पूछा, क्या मैं अब शांति से खाना खा सकता हूँ? मैनेजर ने सम्मान से झुककर जवाब दिया, मैं तुरंत कमरा खाली कर दूंगा और आपकी शांति सुनिश्चित करूंगा। यंग मास्टर ने हमारे हीरो की ओर उंगली दिखाते हुए दरवाजे की ओर गुस्से से कहा, तुम बस इंतजार करो, मुझे उम्मीद है कि तुम इतने खुशकिस्मत होगे कि सैंग सिटी में पिंक परिवार से तुम्हारा सामना ना हो। लेकिन तभी अचानक डाइनिंग रूम का दरवाजा खुल गया और एक आवाज आई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वहीं अपनी बहन की आवाज सुनकर यंग मालिक घबरा गया और हकलाया, पिंक श्याओ। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत महिला एक एलिगेंट ड्रेस पहने हुए दिखाई दी। उसने उसका कॉलर पकड़ा और पूछा, बड़े भाई, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ठीक से समझाओ कि तुमने आज क्या किया। उसने उसे एक तरफ धकेला और मैनेजर की ओर मुड़कर घोषणा की, हमारी पिंक फैमिली तुम्हारे होटल के अंदर 2 बिलियन इन्वेस्ट करेगी।
वहीं ये सुनकर मैनेजर इतना हैरान था कि उसकी जान ही निकल गई। पूरा कमरा अविश्वास की फुसफुसाहट से भर गया। 2 बिलियन? पिंक परिवार सच में बहुत अमीर है। लगता है कि छोटे मालिक की उतनी नहीं चलती जितनी छोटी मालकिन की चलती है। लेकिन इस राउंड में कौन जीतेगा? वहीं गॉसिप को नजरअंदाज करते हुए पिंक श्याओ ने शांति से मैनेजर से कहा, बॉस जगह खाली करो, मुझे मिस्टर जेम्स से कुछ बात करनी है। मैनेजर तुरंत अपने सेल्समैन वाले अंदाज में वापस आ गया। उसने कुर्सी की ओर इशारा किया और कहा, ओह बिल्कुल मिस पिंक, कृपया बैठिए। वहीं जेम्स के क्लासमेट्स एक बार फिर सदमे में थे। काले बालों वाले लड़के ने फुसफुसाया, ये किस तरह का बिजनेस है कि मिस पिंक खुद आकर बात कर रही हैं? उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने कहा, क्या जेम्स कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी हो सकता है जो परिवार के छोटे मालिक को भी पीछे छोड़ दे? इस बीच लाल बालों वाला लड़का और नकली देवी चुपचाप गुस्से में थे और मन ही मन सोच रहे थे, जेम्स तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था। इस लूजर के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। जहां तक हमारे हीरो जेम्स की बात है, उसने मिस पिंक की ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये मिस पिंक काफी दिलचस्प है। इस बीच मैनेजर अपने सामान्य शांत अंदाज में लौट आया। एक हाथ जेब में डालकर और दूसरे हाथ से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसने आत्मविश्वास से जेम्स के सभी क्लासमेट से कहा, प्लीज सब लोग चले जाएं। मिस पिंक ने अपने भाई की ओर देखा और शांति से कहा, भाई दादाजी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं क्लासमेट्स आवाज करने की हिम्मत न करते हुए अजीब तरह से छत को घूर रहे थे और एक साथ सोच रहे थे, ये कितना अजीब है। वहीं मेंगशी अभी भी उम्मीद से चिपकी हुई थी। वो पीछे से छोटे मालिक के पास भागी। उसका हाथ पकड़कर उसने विनती की, ये मेरी गलती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, कृपया मत जाओ। वहीं मिस पिंक की तेज आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। उसने पीछे से चेतावनी दी, मिस मेंगशी अगर तुम सैंग सिटी में शांति से रहना चाहती हो तो पिंक परिवार से पंगा मत लो। वहीं ये सुनकर मेंगशी एक पल के लिए जम गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। वो बेकाबू होकर रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। वहीं छोटा मालिक हारा हुआ और अपमानित महसूस करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपनी बहन के पास से गुजरा। जैसे ही हंगामा खत्म हुआ और सब चले गए, कमरे में सिर्फ जेम्स और मिस पिंक और मैनेजर रह गए। मुस्कान के साथ मैनेजर ने थोड़ा झुककर कहा, हम तुरंत अपने सम्मानित मेहमान के लिए फ्रेश फूड लेकर आते हैं, कृपया आनंद लें। मैनेजर के जाने के बाद मिस पिंक जेम्स के पास आई और कहा, क्या अब हम बात कर सकते हैं? जिस पर जेम्स ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो वापस आकर इसका मजा लें। अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा हीरो जेम्स खुद को मिस पिंक के साथ एक प्राइवेट होटल के कमरे में अकेला पाता है, लेकिन किसी अजीब चुप्पी के बजाय जेम्स सम्मान से झुकता है और कहता है, ये मेरा सम्मान है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो आपको पहले पिछला वीडियो देखना चाहिए था। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठ जाते हैं। मिस पिंक एक प्यारी और शालीन मुस्कान के साथ जेम्स को देखती हैं और कहती हैं, मिस्टर जेम्स, क्या आपको वो तोहफा मिला जो मैंने आपको भेजा था? ये बस थोड़ी सी तारीफ का टोकन है, कुछ खास नहीं। जिस पर जेम्स उसी शांत और विनम्र अंदाज में जवाब देता है, मुझे मिल गया, मैं पहले घर का रेनोवेशन खत्म करने और फिर आपके परिवार से मिलने का प्लान बना रहा था। वही मिस पिंक हाथ में वाइन की बोतल पकड़े हुए जवाब देने से पहले थोड़ी हिचकिचाती हैं और कहती हैं, आज की घटना के लिए मुझे माफ करें। मेरा बड़ा भाई हमेशा से ऐसा ही रहा है और परिवार मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसे काबू में रखूं, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूं। फिर वो वाइन को एक गिलास में डालती है। उसका चेहरा गंभीर लेकिन सच्चा है। मैं आपको नाराज करने के लिए सच में माफी चाहती हूँ, प्लीज उसकी बातों को दिल पर ना लें। पिंक परिवार ऐसा नहीं है जो बिना वजह दूसरों को परेशान करे या अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाए। मैं शिंगू होटल में आपके लिए मुसीबत खड़ी करने नहीं आई थी। मैं बस नहीं चाहती कि मेरे बड़े भाई के कामों से पिंक परिवार की इज्जत खराब हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मिस पिंक अपना गिलास जेम्स की तरफ उठाती हैं। उनका चेहरा शांत लेकिन पक्का है और वो कहती हैं, मिस्टर जेम्स, चलिए समझदारी से काम लेते हैं और इसे ऐसा समझें कि पिंक परिवार आपका एहसानमंद है। मैं इसके लिए पीऊंगी। वो वाइन का एक घूंट लेती है। उसकी हरकतें शालीन हैं। जिस पर जेम्स एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब देता है, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करना तो स्वाभाविक है, लेकिन मिस पिंक के बिजनेस का मुझसे क्या लेना देना? वही बिजनेस की बात सुनकर मिस पिंक अचानक हंस पड़ती हैं और हाथ हिलाकर कहती हैं, ओह बिजनेस की बात, वो तो बस एक बहाना था। वो मुस्कुराती है। असली वजह ये थी कि मेरे भाई समेत सबको आराम से जाने के लिए कहा जाए। हम बाहर जाने से पहले लगभग 2 घंटे यहीं रहेंगे। वही 2 घंटे सुनकर जेम्स बीच में ही सोच में जम जाता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। उसका चेहरा अजीब हो जाता है क्योंकि वो हिचकिचाते हुए पूछता है, तो हम बस यहीं अंदर बैठे रहेंगे? और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये मिस पिंक सच में आम नियमों से नहीं चलती। वो क्या कर रही है? लेकिन इससे पहले कि वो इसे और समझ पाता, मिस पिंक अब सीधे उसकी तरफ देखते हुए गंभीर चेहरे से कहती है, ठीक है, तो हम खाना शुरू कर सकते हैं। इतने महंगे खाने को बर्बाद करना शर्म की बात होगी। वही जेम्स अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। वो जबरदस्ती हंसता है, आह कृपया बैठ जाइए, या अगर आप चाहें तो खड़े रहिए। मिस पिंक बस मुस्कुराती है और जवाब देती है, मिस्टर जेम्स, मेरी चिंता मत करो, ये आपका लंच का समय है। जिस पर जेम्स ज्यादा न सोचने का फैसला करता है। वो कंधे उचकाता है और खाना खाने लगता है और वो खुद को रोकता नहीं है। वो ऐसे खा रहा है जैसे उसने हफ्तों से ठीक से खाना नहीं खाया हो। लेकिन जैसे जैसे वो मुंह में खाना ठूसता रहता है, उसके विचार अचानक एक अलग मोड़ लेते हैं। 1 मिनट रुको, वो बस वही बैठी मुझे खाते हुए देख रही है। क्या वो सच में पूरे समय वहीं बैठने का प्लान कर रही है? इस बीच मिस पिंक के मन में भी एक विचार आता है, वैसे खाना अच्छा है और कम से कम वो नखरे वाला नहीं है। तभी जैसे ही जेम्स ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि मिस पिंक उसे आराम से देख रही है, उसके अंदर के अलार्म फिर से बजने लगते हैं। ये लड़की इतनी अजीब क्यों लग रही है? उनके बीच की खामोशी तब तक खिंचती है जब तक जेम्स आखिरकार दबाव में टूट नहीं जाता है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ वो मिस पिंक से पूछता है, क्या आपको यकीन है कि आपको कुछ बात नहीं करनी थी? जिस पर मिस पिंक थोड़ी हैरान होकर हल्के आश्चर्य से पलकें झपकाती हैं, फिर जवाब देती हैं, हम अभी अभी मिले हैं मिस्टर जेम्स, हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं और मुझे नहीं पता कि हम किस बारे में बात करें। वहीं ये बात सुनकर जेम्स अब और भी अजीब महसूस कर रहा था और मन ही मन सोचता है, लॉजिक तो बिल्कुल सही है, लेकिन खाते समय किसी का देखना सच में अजीब है ना?
ठीक उसी समय जब अजीब तनाव अपने चरम पर पहुंचता है, लेकिन तभी जेम्स का फोन बजता है और बस ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है। दम घुटने वाली खामोशी से आजाद होने का मौका पाकर वो जल्दी से अपना फोन उठाता है और मिस पिंक को दिखाते हुए कहता है, मुझे ये कॉल लेनी है। और जवाब का इंतजार किए बिना वो फोन उठाता है। उसकी आवाज तुरंत उत्साहित हो जाती है, हेलो। दूसरी तरफ से एक उतनी ही उत्साहित आवाज स्पीकर से गूंजती है, बॉस आप किस प्राइवेट रूम में हैं? मैंने अभी अपना काम खत्म किया है और मैं नीचे पार्किंग कर रहा हूँ। वहीं ये सुनकर जेम्स का चेहरा ऐसे चमक उठता है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। मैं दूसरी मंजिल के स्वीट में हूँ। इस बीच उसके मन में राहत की लहर दौड़ जाती है। ये कॉल इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकती थी। मैं इतना असहज हो रहा था कि मैं अपने पैरों की उंगलियों से गड्ढा खोद सकता था। और एक और सेकंड बर्बाद किए बिना जेम्स दरवाजे की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो मिस पिंक की ओर मुड़ता है और कहता है, मेरा दोस्त यहाँ है। और वो मिस पिंक को पीछे छोड़कर बाहर आ जाता है। जैसे ही जेन दरवाजा खोलता है उसे एक जानी पहचानी उत्साहित आवाज सुनाई देती है, बॉस खाना कैसा है? ठीक उसके सामने उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड खड़ी है जो उत्साह से भरी हुई है। लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे से झांकती है और अंदर मिस पिंक को देखती है, उसका भाव उत्साह से पूरी तरह भ्रम में बदल जाता है। रुको, ये तो क्लास रीयूनियन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तुम दोनों ही क्यों हो? ये सुनकर मिस पिंक धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ती है और अपने मन में कुछ सोच रही होती है। फिर बिना एक पल रुके वो शालीनता से दरवाजे की ओर चलती है। उसका भाव शांत और समझने से परे है। वो जाते हुए कहती है, मुझे कहीं जाना है, मैं अब जा रही हूँ। जिस पर जेम्स और उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड उसे चुपचाप देखते रहते हैं। दोनों साफ तौर पर हैरान हैं। जेम्स स्थिति को समझते हुए मन ही मन सोचता है, क्या हम नहीं थे? उसे जाने से पहले 2 घंटे और इंतजार करना था। इस बीच गाओवेन के मन में अपने ही ख्याल घूम रहे थे कि जब मैं आई तो वो क्यों चली गई। इस ख्याल को किनारे करके दोनों टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद वो जेम्स को देखती है और वो अभी भी हैरान थी। क्या ये ग्रुप मील नहीं होना चाहिए था? सब लोग कहाँ हैं? क्या वो पहले तुम्हारी क्लासमेट थी? जिस पर जेम्स गाओवेन को जवाब देने से पहले एक छोटी सी आह भरता है, नहीं वो नहीं थी। खैर आज की कहानी काफी लंबी है और इसलिए कुछ देर बाद जेम्स सब कुछ बताता है कि पहले क्या हुआ था। गाओवेन ध्यान से सुनती है और आखिर में उसकी आंखें पूरी तरह से हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। ये खाना बहुत महंगा है, वो एक्साइटमेंट से कहती है। मैंने कभी इतना महंगा खाना नहीं खाया। एक खाने की कीमत 30 मिलियन है। वो जल्दी से अपनी चॉपस्टिक्स पकड़ती है और बिना किसी हिचकिचाहट के खाना शुरू कर देती है और कहती है, मुझे लगा था कि हमें अपने पैसे का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इस रेट पर इसे खत्म न करना और भी ज्यादा बर्बादी है। फिर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ चबाते हुए वो बड़बड़ाती है, अमीर लोग सच में पैसे को मिट्टी समझते हैं। जिस पर जेम्स खुद को अजीब तरह से हंसने से रोक नहीं पाता है। उसके माथे पर थोड़ा पसीना आ जाता है। वो गाओवेन से कहता है, मेरे साथ रहो और आपको ऐसे कई और मौके देखने को मिलेंगे। और फिर आसानी से बिजनेस की बात पर आ जाते हैं। वैसे क्लाइंट ने क्या कहा? जिस पर गाओवेन का चेहरा तुरंत एक्साइटमेंट में बदल जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग मर्चेंडाइज डील फाइनल हो गई है और ये सुनो, कमीशन रेट तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। वो अपनी उंगली ऊपर करती है। उसका उत्साह बढ़ रहा है। हमने पहले ही कई स्ट्रीमर्स को मर्चेंडाइज सेल्स पर फोकस करने के लिए चुन लिया है, क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीमिंग में यही ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने कुछ जाने माने लेखकों से भी बात की है जो हमारे एड प्लेसमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कमर्शियल स्क्रिप्ट लिखेंगे। ये सब सुनकर जेम्स को अपने अंदर गर्व महसूस होता है। एक बड़ी मुस्कान के साथ वो जवाब देता है, तुम्हें पहले सिर्फ एक स्ट्रीमर के तौर पर रखना सच में तुम्हारी टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं था। गाओवेन एक पल के लिए रुकती है और उसके विचार पास्ट में चले जाते हैं। उन दिनों में जब वो सिर्फ एक और स्ट्रीमर थी जो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करती थी जिसने कभी उसकी असली कीमत नहीं समझी, और उसे वो सारी आलोचना याद आती है जिसका उसने सामना किया, वे सारे संघर्ष जिन्होंने उसे किनारे पर धकेल दिया। अगर परिवार की परिस्थितियां ना होती तो कौन एक मामूली स्ट्रीमर बनना चाहेगा, वो खुद से सोचती है। फिर जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ हो, वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और जेम्स को बहुत सम्मान से देखती है। अगर तुम ना होते तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। तुमने मेरे सबसे बुरे दिनों में रोशनी लाई। वो उसे तारीफ भरी नजरों से देखती है। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। उसने जेम्स से कहा, तुमने मुझे दिखाया कि मैं लोगों की नजरों में सिर्फ एक फ्लर्टी स्ट्रीमर से कहीं ज्यादा हो सकती हूँ। मैं सिस्टर गाओवेन बन सकती हूँ, एक ऐसा नाम जो दूसरों के दिलों में गूंजता है। मैं एक डायरेक्टर बन सकती हूँ जिसका पार्टनर और ब्रांड्स दोनों सम्मान करें। वहीं उसके सामने बैठे हुए जेम्स की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है और वो कहता है, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारा भविष्य और भी चमकेगा। मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे और भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये कहकर वो अपना वाइन का गिलास उसकी तरफ उठाता है। चीयर्स। गाओवेन एक चमकदार मुस्कान के साथ अपना गिलास उठाती है और उसे उसके गिलास से टकराती है। एक सफल पार्टनरशिप के लिए। जिस पर जेम्स मुस्कुराता है और दोहराता है, एक सफल पार्टनरशिप के लिए। और जेम्स और गाओवेन वापस अपने खाने पर बैठ जाते हैं। खाते हुए हंसते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये खाना चाहिए। इस खाने पर बहुत पैसा खर्च हुआ है। जेम्स खाते खाते हंसता है। वहीं गाओवेन नूडल्स का कटोरा पकड़े हुए सिर हिलाती है। इस बीच होटल के बाहर एक शानदार सुपर कार एंट्रेंस के सामने आकर रुकती है, जो तुरंत देखने वालों का ध्यान खींच लेती है। भीड़ में एक्साइटेड फुसफुसाहट फैल जाती है क्योंकि वे उस शानदार गाड़ी की तारीफ करते हैं। वाह, ये लेटेस्ट सुपर कार है। एक 3.8 लीटर 6 सिलेंडर TUN टर्बो इंजन की मैक्सिमम हॉर्स पावर 650 है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की कीमत भी $3 मिलियन से ज्यादा है। भीड़ में से एक आदमी अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है, क्या तुम कार में हो? उसका दोस्त हारा हुआ सा चेहरा बनाकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ? ये सुनकर दोनों बराबर निराश दिखते हैं। तभी अचानक स्लिक बैक पीले बालों वाला मोटी सोने की चेन पहने एक शानदार लड़का कार से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, पास की लड़कियों का एक ग्रुप उसे देखकर हैरान रह जाता है। वाह वाह, वो ड्राइवर कितना हैंडसम है। उनमें से एक फुसफुसाती है, जिस तरह से वो कार का दरवाजा खोलता है वो बहुत कूल है। वो लड़का उनकी तारीफ सुनकर अकड़ी हुई मुस्कान देता है, अपनी बॉडी सीधी करता है और फिर होटल के एंट्रेंस की तरफ देखता है। वो गाओवेन का इंतजार कर रहा है और जल्द ही गाओवेन एक्साइटमेंट के साथ होटल से बाहर निकलती है। वो तुरंत चिल्लाता है, गाओवेन, क्या इत्तेफाक है? लेकिन गाओवेन उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वो उसके पास से गुजरती है और कहती है, मिस्टर ज़ैंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस गोल्ड डिगर का नाम जैंग वॉन्ग है, जो हमारे हीरो के नाम जैसा ही है। इत्तेफाक? मुझे नहीं लगता। लेकिन खैर, कहानी पर वापस आते हैं। गाओ वैन के अपने अभिवादन को पूरी तरह से नजरअंदाज करने पर जैंग वॉन्ग का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। क्या मैं तुम्हारे जॉब बदलने के बारे में कैसे नहीं जान सकता हूँ? ठीक है कि तुमने म्याओ ग्रुप छोड़ दिया। अगर तुम्हारे स्टार्टअप को पैसे चाहिए तो मुझे कभी भी बता देना। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिस पर गाओ वैन आखिरकार उसकी तरफ देखती है, बस एक हल्की सी नजर, और उसके चेहरे पर पूरी तरह निराशा है। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं, मुझे बाद में कुछ काम है। लेकिन वॉन्ग स्थिति को पूरी तरह गलत समझकर अपनी छाती फुला लेता है। क्योंकि तुम्हें कुछ काम है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो चलो खाना खाते हैं और बातें करते हैं। जिस पर गाओ वैन अजीब तरह से हंसती है और सड़क की तरफ चलने लगती है। फिर भी नहीं, धन्यवाद। वॉन्ग अपने दांत पीसता है, अंदर ही अंदर गुस्सा करते हुए कहता है, कम ऑन, मैं इतने लंबे समय से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो सच में मुझे कोई भाव नहीं देगी? वो सोचता है। फिर अपना जबड़ा कसते हुए वो फिर सोचता है, मैंने पहले ही अपने दोस्तों से वादा किया था कि मैं इस महीने उसे पटा लूंगा, लेकिन अब मुझे शुरू करने से पहले ही रिजेक्ट किया जा रहा है। क्या मैंने अपनी $3 मिलियन की स्पोर्ट्स कार बिना किसी वजह से चलाई? लेकिन जैसे ही वॉन्ग अपनी ईगो पर हुए नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ और होता है। पार्किंग लॉट से जेम्स कैजुअली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आता है और गाओ वैन के सामने रुक जाता है और पूछता है कि ये तुम्हारा दोस्त कौन है? जिस पर गाओ वैन जोंग की तरफ इशारा करती है और कैजुअली बताती है, ये मेरा नंबर 1 फैन है। जब मैं म्याओ ग्रुप में लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तो ये मुझे अक्सर गिफ्ट भेजता था। जिस पर जेम्स एक विनम्र मुस्कान के साथ जोंग की ओर हाथ बढ़ाता है, नमस्ते, मैं गाओ वैन का कलीग हूँ। फिर बिना एक पल गवाए वो गाओ वैन की ओर मुड़ता है, क्या हम चले? गाओ वैन एक सेकंड भी बिना हिचकिचाए जेम्स के स्कूटर की ओर चलती है। ठीक है। जाने से पहले वो जोंग की ओर देखती है, मिस्टर जोंग, मैं अब जा रही हूँ। और बस ऐसे ही जेम्स और गाओ वैन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक साथ निकल जाते हैं। जैसे ही वे दोनों दूर गायब हो जाते हैं, जोंग का जबड़ा कस जाता है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो बड़बड़ाता है। फिर जैसे ही निराशा उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है, वो अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ता है। कितना लूजर है, वो गुर्राता है और सोचता है कि उस घटिया इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर वो एक औरत के लिए मुझसे मुकाबला कर सकता है। क्या वो आईने में भी नहीं देखता है? और कार का दरवाजा जोर से बंद करके वो अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। ये बहुत कम होता है कि मेरी ओल्ड वुमन बिजनेस ट्रिप पर बाहर हो। मुझे आखिरकार 2 दिन की शांति मिली है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि कॉल कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ से एक आवाज उसे ग्रीट करती है, भाई जोंग, तुम्हें आखिरकार मेरी याद आ ही गई। जिस पर जोंग मुस्कुरा कर कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम क्रेफिश खाना चाहते हो? मुझे एक बढ़िया जगह पता है, चलो चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट। भाई तुम सबसे अच्छे हो, मैं अभी आती हूँ। इस बीच हमारे हीरो के साथ सीन हलचल भरी शहर की सड़कों पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेम्स और गाओ वैन अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पूरी तरह बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। जेम्स आसानी से ट्रैफिक से निकलते हुए मुस्कुराता है। 1 से 2 किलोमीटर की छोटी यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। जरा देखो सड़कें कितनी जाम है। जिस पर गाओ वैन सिर हिलाती है, हाँ सच में, और अपने फोन पर मैप देखते हुए वो आगे कहती है, इसके अनुसार ये बस कोने पर ही है। वहीं जेम्स की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उस दिन का फैंसी खाना बोरिंग हो रहा था। लोगों को आज सादा अच्छा खाना चाहिए। आज हमें पक्का क्रेफिश खानी है। जेम्स और गाओ वैन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक हलचल भरे क्रेफिश रेस्टोरेंट के पास। जेम्स अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर तय जगह पर करीने से पार्क करता है और दोनों अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर वे एक टेबल पर बैठते हैं और जल्द ही एक वेट्रेस आती है, गर्मा गर्म डिशेस बैलेंस करते हुए। एक प्लेट गार्लिक फ्लेवर वाली क्रेफिश, एक प्लेट तेरा मसाले वाली क्रेफिश। वो प्लेट्स रखते हुए अनाउंस करती है, अगर कम पड़े तो और ऑर्डर कर दीजिएगा। वहीं जेम्स एक उंगली उठाकर कैजुअली कहता है, मेरे लिए भी एक प्लेट नूडल्स ले आना। वेट्रेस ठीक है कहकर सिर हिलाती है, नूडल्स खाने के साथ ही आ जाएंगे। अब खाना टेबल पर आ गया है। वहीं गाओ वैन एक क्रेफिश पकड़ती है और जेम्स की तरफ देखकर मुस्कुराती है, वैसे मैंने दस्ताने नहीं पहने हैं और सिर चूसना मत भूलना, सबसे अच्छा स्वाद उसी में होता है। जिस पर जेम्स कहता है, तुम्हें सच में खाना आता है। कुछ देर बाद दोनों टोस्ट के लिए अपने वाइन के गिलास उठाते हैं। चीयर्स। वे गिलास टकराते हैं और एक घूंट लेते हैं। इसी बीच रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर मुसीबत आती है। जोंग एक फीमेल लाइव स्ट्रीमर रिया के साथ अंदर आता है। जैसे ही वो जेम्स और गाओ वैन को देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये वे हैं, वो खुद से सोचती है। रिया जोंग की तरफ मुड़कर वो उसका हाथ खींचती है, ब्रदर जोंग, चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन जब जोंग सिर हिलाता है, इस जगह का खाना सबसे अच्छा है, बदलने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही वो रेस्टोरेंट को स्कैन करता है, उसकी नजरें जेम्स और गाओ वैन पर टिक जाती हैं, जो एक साथ बैठे हैं। कुछ पल के लिए वो जम जाता है, फिर अपना जबड़ा कसता है, दांत पीसते हुए कहता है, तो काम होने का बहाना सिर्फ मेरे डिनर इनविटेशन को मना करने के लिए था। वो असल में इस लूजर के साथ डेट पर है। पूरी तरह से छोटी हरकत करते हुए जैंग अचानक रिया को कसकर गले लगा लेता है, तो हैरान होकर रिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ब्रदर जैंग, तुम क्या कर रहे हो? बिना जवाब दिए वो उसे खींच कर ले जाता है, ये पक्का करते हुए कि वो जेम्स और गाओ वैन की टेबल के पास से ही गुजरे। वहीं जेम्स और गाओ वैन दोनों उन्हें देखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। जब जैंग थोड़ी दूरी पर एक टेबल पर बैठता है तो वो गुस्से से देखता है, बस इंतजार करो गाओ वैन, अब मैं दूसरी लड़कियों को सपोर्ट करूंगा और किसी और का नंबर 1 फैन बन जाऊंगा। इस बीच रिया कमरे की दूसरी तरफ से गाओ वैन को देखते हुए कहती है, तुम बहुत बड़ी और महान बनने का नाटक कर रही हो, तो क्या हुआ अगर तुम्हें जेम्स जैसा अमीर लड़का मिल गया? मैं तुम्हारे टॉप सपोर्टर को भी छीन सकती हूँ। ब्रदर जैंग के साथ मेरा नया अकाउंट कुछ ही समय में पॉपुलर हो जाएगा। वहीं हम जेम्स और गाओ वैन के टेबल पर वापस आते हैं। गाओ वैन जेम्स के करीब झुकती है और धीरे से फुसफुसाती है, जैंग वॉन्ग एक पूरा कमीना है, क्या मुझे रिया को याद दिलाना चाहिए? जिस पर जेम्स जवाब देता है, सबकी अपनी किस्मत होती है। वहीं ये सुनकर गाओ वैन एक पल के लिए सोचते हुए रुकती है।
इस बीच जैंग के टेबल पर खाना आता है और रिया खुशी से ताली बजाती है। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ब्रदर जैंग, मुझे तुम्हारे लिए झींगा छीलने दो। जिस पर जैंग आत्मविश्वास से भरकर सिर हिलाता है। ठीक है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वही रिया एक झींगा उठाती है, उसे ध्यान से छीलती है और उसके मुंह के पास ले जाती है। और जैसे ही वो एक टुकड़ा खाने वाला होता है, अचानक रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज आती है। जैंग वोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आवाज एक औरत की थी। उसे अपनी ओर आते देख जैंग वोंग भागने के इरादे से उछल पड़ा। वो घबरा कर पीछे मुड़ा और सब कुछ मना करते हुए कहता है, कौन, कहाँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसे भागने का समय भी नहीं मिला था कि उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। उसने उसका कान पकड़ा और चिल्लाई, मैं बिजनेस ट्रिप पर जाती हूँ और तुम बेचैन होने लगते हो। हाँ, मुझे बताओ ये छोटी लड़की सी तुम्हारे सामने कौन है? जैंग बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो हकलाया और बोला, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मेरी बात सुनो। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा क्योंकि वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था। आमतौर पर वो एक बेवकूफ की तरह है। अगर मैं बस कुछ मीठी बातें कहूँ तो मैं उसे जरूर मना लूंगा। जैंग वोंग को डांटने के बाद वो औरत रिया की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है? वहीं जेम्स और गाओवेन को अपनी तरफ देखते हुए रिया अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी कि ये सब चीज हमेशा ऐसा क्यों होता है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, उस औरत ने जैंग का कॉलर पकड़ा और चिल्लाई, मैंने तुम्हें कार, घड़ी, घर खरीद कर दिया है और मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे भी देती हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूँ? और तुम फिर भी मेरे पीछे छिपकर दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हो। क्या तुम्हारी जमीर मर गई है? तुम में एक आदमी होने की कोई तमीज नहीं है। जिस पर जैंग वोंग घबराकर सब कुछ से इनकार करने लगा और सारा इल्जाम रिया पर डालने की कोशिश करने लगा। मेरी जान, मेरी जान, मेरी बात सुनो, मैं सच में यहाँ विक्टिम हूँ। ये सब इस औरत ने मुझे मजबूर किया था। वहीं ये सुनकर उस औरत की आंखों में जानलेवा गुस्सा भर गया। उसने रिया की तरफ देखा और फिर अचानक रिया के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। शुगर मॉमी चिल्लाई, तू कमीनी चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को चुराने की? क्या तू जिंदगी से तंग आ गई है? क्या उसने तुझे अच्छा महसूस कराया कुतिया? थप्पड़ से अभी भी होश में ना आई रिया पर अचानक जैंग ने पलटवार किया, जो रोते हुए बोला, मैं बेगुनाह हूँ, ये सब उसकी गलती है जिसने मुझे बहकाया। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। वहीं ये सुनकर रिया पूरी तरह से निराश हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जैंग बिल्कुल भी अमीर दूसरी पीढ़ी का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक रखा हुआ आदमी है। उसने मुझे जो पैसे दिए थे वे सब एक शुगर मॉमी के थे। वहीं जैंग की बातें सुनकर शुगर मॉमी ठंडे होकर हंसी। क्या ऐसा है? तुम मेरे साथ सच्चे हो? जिस पर जैंग ने बार बार सिर हिलाया, हाँ हाँ, और बोला, हाँ ये पक्का सच्चा है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ आमतौर पर कैसा व्यवहार करता हूँ। ये सुनकर शुगर मॉमी ने रिया की तरफ इशारा करके कहा, अगर उसने सच में तुझे बहकाया है तो मुझे साबित करके दिखाओ। जिस पर बिना किसी हिचकिचाहट के जैंग ने रिया पर शारीरिक आक्रमण करके शुगर मॉमी को यह साबित कर दिया। थप्पड़ की वजह से रिया जमीन पर गिर गई और चिल्लाते हुए कहती है, जैंग वोंग, क्या तुम पागल हो? अपनी शुगर मम्मी के सामने नाटक करने के लिए जैंग ने सारा इल्जाम रिया पर डाल दिया। वो घुर्राया और बोला, पागल तुम हो। तुम सारा दिन मुझसे चिपकी रहती हो। अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो तुम मुझे न्यूड फोटो भेजती हो। तुम्हें बस खाना पीना लूटना आता है। आज भी तुमने जिद की कि मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया? तुम इतनी बेशर्म क्यों हो? ये ड्रामा देखकर भीड़ जमा हो गई थी। वहीं रिया उसके अपमानजनक शब्द सुनकर हैरान रह गई और बोली, ये मैंने नहीं किया, वो मुझे फंसा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं भी यहाँ एक शिकार हूँ। थोड़ी देर ड्रामा देखने के बाद जेम्स आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वो खड़ा हो गया। गाओवेन ने जैंग की तरफ जाते देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा और उसने कहा था कि वो दूसरे लोगों की किस्मत का सम्मान करता है। वो सच में कहता कुछ है और करता कुछ और है। वहीं जेम्स धीरे धीरे उनकी तरफ चलते हुए आता है और जेम्स ने लापरवाही से मेज से लहसुन मिर्च वाली क्रेफिश की एक प्लेट उठा ली। उसे पास आते देखकर जैंग गुस्से से मुड़ा और झल्ला कर बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तुम गरीब? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, जेम्स ने क्रेफिश की पूरी प्लेट उसके चेहरे पर फेंक दी और बोला, चलो भाड़ में जाओ। उसके इस काम से हैरान होकर रिया ने कहा, जेम्स तुमने ऐसा क्यों किया? वहीं जैंग इस चीज से हैरान था और फिर उसने अपना चेहरा पकड़ा और चिल्लाया, मेरी आंखें जल रही है, आह। जिस पर शुगर मम्मी दौड़ कर आई। उसने उसका चेहरा पूछा, फिर जेम्स की तरफ मुड़ी और चिल्लाई, तुम कहां से आए हो? इसका तुमसे क्या लेना देना है? क्या तुम पागल हो? वहीं जेम्स हाथ बांधकर खड़ा था और सख्ती से बोला, तुम दोनों कमीने हो। अपने रखे हुए आदमी को काबू में रखो। उसे लोगों की आंखों को परेशान करते हुए इधर उधर घूमने मत दो। वहीं जेम्स वान की बातों और हाव भाव के सामने शुगर मम्मी बस हकला पाई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सही कह रहा है। उसके बगल में खड़े होकर जैंग वोंग ने अपनी आंखों से सॉस पोंछते हुए जेम्स को धमकी दी, मुझे लगता है कि तुम जिंदगी से थक गए हो। तिरस्कार भरी नजर से जेम्स ने अपना कान खुजलाया और जवाब दिया, मैं सच में जानना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मारोगे। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। और जमीन पर बैठी हुई रिया सोचते हुए कहती है, वो मेरी रक्षा क्यों कर रहा है? वो दूसरों को नाराज करने को भी तैयार है। मैंने पहले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। क्या मैं ज्यादा भावुक हो रही हूँ? जेम्स की बातों को सुनकर जैंग खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बियर की बोतल पकड़ी और उसका निचला हिस्सा तोड़ा और दहाड़ा, अब मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। ये कहकर वो गुस्से में जेम्स की ओर दौड़ा, लेकिन जेम्स पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने उसे और उकसाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डोरमैट की तरह यूज कर सकते हो? वहीं जैंग टूटी हुई बोतल लेकर आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जेम्स को छू भी पाता, जेम्स ने उसके पेट पर एक जोरदार लात पड़ी। उस लात से वो कई मीटर पीछे जा गिरा और दर्दनाक चीख मारी। उस कमीने से निपटने के बाद जेम्स ने एक बार फिर अपने हाथों को जेब में डालकर खड़ा हो गया और शुगर मम्मी से कहा, एक रिच वुमन होने के बाद भी क्या तुम एक सेल्फ कंट्रोल वाले आदमी भी नहीं चुन सकती हो? एक कुत्ता भी उस हाथ को नहीं काटता जो उसे खाना खिलाता है, लेकिन इस आदमी को रखना कुत्ते को रखने से भी बुरा है। वहीं जेम्स की बातें सुनकर शुगर मम्मी बस चुप रह गई, लेकिन इस पल उसे अचानक उस पर क्रश हो गया। उसे इतना कूल और दबंग देखकर उसने शर्माते हुए गालों के साथ उसकी ओर देखा, ये सोचते हुए कि कितना हैंडसम है। इस बीच जबरदस्त लात खाने के बाद जैंग धीरे धीरे उठा। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने मुंह बनाया और सोचा, ये आदमी मुझसे ज्यादा बड़ा भी नहीं दिखता। ये किस तरह की राक्षसी ताकत है? ये इतना मजबूत क्यों है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
जैसे ही जैंग वोंग दर्द से करहा रहा था, रिया हिचकिचाते हुए जेम्स के पास आई। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कहा, मेरी मदद करने के लिए यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जिस पर जेम्स ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस इस तरह के बर्ताव से नफरत है। ये सुनकर रिया को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो साफ तौर पर मेरी मदद करने आया था, शायद वो इसे मानने में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। इस बीच जैंग किसी तरह खड़ा हो पाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो शुगर मम्मी की तरफ मुड़ा और बेताबी से भीख मांगने लगा। जल्दी करो, किसी को ढूंढो जो उसे पीट सके। लेकिन शुगर मम्मी, जो अब पूरी तरह से जेम्स पर फिदा थी, उसने जैंग के प्रति सिर्फ नफरत दिखाई और बोलो, चुप रहो, वो सही कह रहा है, तुम्हें रखने से बेहतर है कि मैं कुत्ता पाल लूं। ये कहकर वो जेम्स की तरफ मुड़ी और हल्की सी मुस्कान दी। हे हैंडसम, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? वहीं शुगर मम्मी की अचानक की गई रिक्वेस्ट से जेम्स एक पल के लिए हैरान रह गया। वहीं सब कुछ सुलझाने के बाद जेम्स गाओ वेन के साथ रेस्टोरेंट से निकल गया। वहीं रिया ने उनके पीछे दौड़ते हुए उसने आवाज दी, मिस्टर जेम्स रुको। उसकी आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ा और ठंडे लहजे में पूछा, क्या बात है? जिस पर रिया ने एक आकर्षक पोज बनाया, धीरे से अपने बालों को सहलाते हुए कहा, आज तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें इसके बदले में खाना खिलाना चाहती हूँ। जिस पर जेम्स ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अपनी कोशिश नाकाम होते देख रिया ने नरम लहजा अपनाया और बोली, जो पहले हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कुछ गलत न समझो। वही अपना ठंडा बर्ताव बनाए रखते हुए जेम्स ने समझाया, मैंने जानबूझकर तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे बस ये परेशान करने वाला लगा, इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने गाओवेन की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, गाओवेन, और मुझे अभी कंपनी वापस जाकर ओवरटाइम करना है, चलो चलते हैं। और बिना कुछ और कहे वो स्कूटर पर बैठ गया और गाओवेन के साथ चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर रिया मन ही मन सोचने लगी, वो कितना विनम्र है और उसका चरित्र कितना अच्छा है, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा। मिस्टर जेम्स सच में एक दुर्लभ और अच्छे इंसान है। इस बीच अंदर रिया अभी भी सोच में डूबी हुई थी। ऐसा लगता है कि वो और गाओवेन सिर्फ आम दोस्त हैं। शायद मेरे पास अभी भी मौका है। वहीं रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ जैंग रो रहा था और अपनी शुगर मम्मी के पैर से चिपका हुआ था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। लेकिन जेम्स से ज्ञान मिलने के बाद शुगर मम्मी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने जैंग को धक्का देकर दूर कर दिया। छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसी समय रेस्टोरेंट का मालिक गुस्से में आता हुआ दिखा। मेरी दुकान के नुकसान का पैसा कौन देगा? चिढ़कर शुगर मम्मी बोली, बॉस, ये सब इस कमीने की गलती है, उससे पैसे मांगो। ये कहकर वो वापस मुड़ी और जैंग के चेहरे पर लात मारी, चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ। चाहे वो जेम्स जितनी मजबूत थी या इसलिए कि जैंग इतना कमजोर था, इस लात से वो 1 मीटर दूर जा गिरा। खून और बलगम हर जगह फैल गया। उससे निपटने के बाद शुगर मम्मी अभी भी नाराज थी। रिया के पास आई। ऐसा लग रहा था कि वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमला करने के बजाय वो बस एक ठंडी सांस लेकर उसके पास से गुजर गई। इस बीच जब जैंग वापस उठकर खड़ा हुआ, एक बेशर्म रखे हुए आदमी की तरह, वो तुरंत सब कुछ भूल गया जो अभी हुआ था। इसके बजाय उसके दिमाग में एक नया विचार आया, वो अब मुझे नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन रिया एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी है, उसके पास शायद बहुत पैसा है और मैं बहुत हैंडसम हूँ। उस घटिया सोच के साथ वो उसकी ओर भागा और चिल्लाते हुए रिया की तरफ भागा। अचानक अपना नाम सुनकर उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वो वहीं खड़ी रही। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्लान बना रहा है। जैसे ही जैंग रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, रिया साइड में हटकर उससे बच गई, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर गया। तुरंत बाद रिया को भी होश आया और शुगर मम्मी की तरह उसे भी इस आदमी से कोई लेना देना नहीं था और वो ठंडेपन से उसके पास से गुजर गई। जाने से पहले वो पीछे मुड़ी और चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। एक लड़की को खाने पर बुलाकर सब कुछ खो देने के बाद जैंग हार मानने को तैयार नहीं था। स्थिति को संभालने की बेताब कोशिश करते हुए वो जमीन पर पड़ा हुआ था और दयनीय ढंग से हाथ फैला रहा था। उसे पता था कि मैं गलत था। वही सीन जेम्स के ऑफिस में आता है। वही गाओ वैन अभी जो हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। वो जेम्स की ओर मुड़ी और पूछा, तुम क्रेफिश रेस्टोरेंट में दखल देने से खुद को रोक नहीं पाए, है ना? जिस पर जेम्स ने समझाया, मैंने देखा कि जैंग वोंग ने तुम्हें पहले भी कई बार परेशान किया था। मैं मुख्य रूप से तुम्हारे लिए एक छिपे हुए खतरे को खत्म करना चाहता था। ये सुनकर कि उसने ये उसके लिए किया और रिया का जिक्र भी नहीं किया, गाओ वैन का चेहरा लाल हो गया। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बॉस जेम्स, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए जान लगाकर काम करना चाहती हूँ। मजाकिया टिप्पणी के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूली। उसने दस्तावेजों का एक बंडल निकालते हुए कहा, ठीक है, ये नई बिजनेस प्लान है जो मैंने बनाई है। वही जेम्स ने दस्तावेज लिए और उनकी समीक्षा करना शुरू कर दिया। उसके पीछे गांव ने कहा, हमारा मैट्रिक्स अकाउंट पहले ही बढ़ गया है, लेकिन सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत नीरस है। मैं मौजूदा शॉर्ट फिल्म ट्रेंड का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा हूँ। हम टिकटॉक क्रिएटर्स को शॉर्ट फिल्म सेगमेंट में शामिल कर सकते हैं। उसने आगे कहा, इससे कैरेक्टर आईपी विकसित करने में मदद मिलेगी। भले ही शॉर्ट फिल्मों से शुरू में कम मुनाफा हो, लेकिन रेवेन्यू की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ ही इनका इस्तेमाल सिक्योर फंड के लिए एक शर्त के तौर पर किया जा सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर जेम्स पहले से ही मन हिसाब लगा रहा था। मैं इस कंपनी से इसका बिल कैसे दिलवा सकता हूँ और फिर भी मुनाफा कमा सकता हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने आराम से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया है तो इसे करो। पहले 10 प्रैक्टिस फिल्में बनाओ, इसके लिए मैं खुद इसके पैसे दूंगा। वहीं ये सुनकर गांव वैन चौंक गई। क्या? कंपनी के अकाउंट में अभी भी पैसे हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, जेम्स ने तुरंत एक झूठा बहाना बनाकर उसे रोक दिया। नहीं, नए बिजनेस के लिए कंपनी के फंड का इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं अपने पैसे खर्च करूंगा। जिस पर गांव वैन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो कहती है, क्या अपने पैसे खर्च करना और भी ज्यादा रिस्की नहीं होगा? लेकिन जेम्स अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं, मरने के बाद तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला और बिना किसी झिझक के पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक उसी पल जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आ गया।
डिंग, एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। होस्ट कंपनी का बोझ शहर करता है और अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। नेकी का एक महान काम। सिस्टम बहुत इमोशनल हो गया है और आंसू बहा रहा है, इसलिए होस्ट को 5.55 मिलियन का इनाम दिया गया है। होस्ट के नए बिजनेस के लिए तरक्की की शुभकामनाएं। वही नोटिफिकेशन पढ़कर जेम्स ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैंने जल्दी काम किया, नहीं तो मैं ये आसान 5.55 मिलियन खो देता। उसी समय गांव वैन को ट्रांसफर का नोटिफिकेशन मिला। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाती, जेम्स वैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे जल्दी घर जाना है, घर में अभी भी रेनोवेशन चल रहा है और तुम भी ज्यादा देर तक काम मत करना। सेहत सबसे जरूरी है। अपनी बात खत्म करके जेम्स जल्दी से चला गया और गांव वैन हैरान रह गई। ओह ठीक है ठीक है। उसी रात जेम्स अपनी वेला कॉम्प्लेक्स की तरफ गाड़ी चला रहा था, तभी पास के एक घर से अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर जेम्स चौंक गया। हैं? आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? वे इतने गुस्से में क्यों हैं? थोड़ा उत्सुक होकर वो आवाज का पीछा करते हुए देखने गया कि क्या हो रहा है। उसे हैरानी हुई, वो तथाकथित देवी थी जो जवान मास्टर पिंक के सामने रो रही थी और सिसक रही थी। वो बोली, तुम सच में इतने बेरहम हो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या वो सब झूठ था? जिस पर यंग मास्टर पिंग ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और बोला, क्या तुम मुझसे प्यार के लिए शादी करना चाहती थी या पैसे के लिए? क्या तुम्हें पहले से ही जवाब नहीं पता? मेरे पास आना बंद करो, मैं तुम्हारी वजह से पिंग परिवार में अपने शेयर खोने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। जोरदार थप्पड़ लगने से वो जमीन पर गिर गई, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। वो जल्दी से उठी और रोते हुए पूछा, क्यों? लेकिन तभी एक हाथ में रुमाल लिए उसकी तरफ बढ़ा। बिना अंदाजा लगाए वो जेम्स था। चाहे दया की वजह से या किसी और वजह से, वो फिर से उसकी मदद करने के लिए आगे आया था। वहीं ये देखकर मैक्सी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने जल्दी से रुमाल लिया और कहा, क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे बेवकूफ बनते देखने आए थे? जिस पर जेम्स ने उसे उठाया और जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वहीं ये यकीन नहीं हुआ, उसने शक की नजर से उसे देखा और कहा, क्या गुजर रहा था? इस अमीर मोहल्ले में? जिस पर ने सड़क के उस पार बन रहे विला की ओर इशारा किया। ओह, मेरे नए घर का रेनोवेशन हो रहा है, इसलिए मैं उसे देखने आया था। वहीं ये सुनकर मैक्सी का चेहरा अचानक बदल गया। वो हैरान थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। एक नया घर? वो विला? तुमने उसे खरीद लिया? उसका रिएक्शन देखकर जेम्स हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ये मेरा घर है, चलो मान लेते हैं कि मैंने इसे खरीदा है। लेकिन मैक्सी को तुरंत याद आया कि कैसे जेम्स ने पहले रेस्टोरेंट में बेफिक्र होकर पैसे खर्च कर रहा था और यहाँ तक कि यंग मास्टर पिंक से बराबरी पर लड़ रहा था। अब उसने पूरा विला खरीद लिया था। वो सिर्फ 2 साल में इतना सफल हो गया था। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो सच में कोई अमीर खानदान का वारिस हो सकता है? जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, उसने तुरंत अपना गॉडेस मोड ऑन कर लिया। नम आंखों से उसने कॉलेज के दिनों की बात छेड़ी और बोली, जेम्स, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उसके दयनीय चेहरे को देखकर जेम्स एक पल के लिए हैरान रह गया और बोला, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? उसने मन ही मन सोचा। तभी वो उसके अचानक बदले हुए लहजे को समझने की कोशिश कर रहा था और उसने आगे कहा, तुमने कॉलेज में इतने लंबे समय तक मेरा पीछा किया, लेकिन मैंने तुमसे कभी ठीक से बात भी नहीं की। सब लोग हमेशा इस बात पर तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। तुम्हें उस बात का कोई बुरा नहीं लगा? मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हूँ। इस स्थिति का पहले से अंदाजा लगाते हुए जेम्स तुरंत उससे दूर हो गया और अपना हाथ हिलाया और बोला, मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। उसके अप्रत्याशित रिएक्शन को देखकर, जो बिल्कुल स्क्रिप्ट से हटकर था, मैक्सी हैरान रह गई। उसने जल्दी से अजीब तरह से समझाने की कोशिश की, मेरा मतलब कुछ बुरा नहीं था, मैं बस ये कहना चाहती थी कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो लड़कियां तुम्हारा पीछा करती थी। अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होंगी कि तुम्हें मना कर दें। उसके असली मतलब को समझते हुए जेम्स बेताना मारा और लापरवाही से हाथ हिलाया। छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। उसके पक्के इनकार पर तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग, होस्ट ने सिम्प बनने से मना कर दिया है। फिर से ये पक्का इरादा और पूरा बदलाव बहुत हैंडसम है। इनाम 10,000 युआन। सिस्टम की तारीफ से हैरान होकर जेम्स को अचानक और भी ज्यादा एनर्जी महसूस हुई। उसने मन ही मन सिस्टम को एक लाइक भी दिया। रुको, क्या इसे बेकाबू होना माना जाएगा? तो लोगों को साफ साफ मना करने पर भी इनाम मिलता है, तो अब मुझे लोगों को और सख्ती से मना करना होगा। वो मैक्सी की तरफ मुड़ते हुए जेम्स ने अभी अभी अपना रवैया एकदम साफ कर दिया था, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो और आगे बढ़ गई और करीब आकर उसने अपनी पूरी छाती उसकी बाह से सटा दी और फुसफुसाई, लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, क्या तुम पहले की तरह धैर्य से मेरी बात सुन सकते हो? जिस पर जेम्स नाराज होकर उसने अपनी बाह झटक लिया और चिल्लाया, अरे अरे, मर्द और औरत को दूरी बनाए रखनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली और जोर से ऐलान किया, मैक्सी, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए भाव दे रहा हूं क्योंकि हम साथ में कॉलेज गए थे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी भावनाएं हैं तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं पहले तुम्हारे पीछे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा एक रहूंगा। लेकिन तभी सिस्टम अपीयर हुआ और बोला, होस्ट ने दिल की गहराई से बात कही है। ये मानना कि वो पहले एक सिंप था, ये बहुत दिल को छूने वाला है। एक सिंप होना होस्ट की यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था। बहादुरी से आगे बढ़ने के लिए 50,000 युआन का इनाम। सिस्टम के इनाम से जोश में आकर जेम्स ने खुद को रोका नहीं। वो पूरी तरह से मैदान में उतर गया। तुम्हें पिंक फैमिली ने निकाल दिया और तुमने पिंक परिवार की छोटी मालकिन बनने का मौका खो दिया, तो अब तुम अपना ध्यान मुझ पर डालना चाहती हो? क्या मैं इतना सस्ता दिखता हूँ? मैंने उस समय तुम्हारे लिए सब कुछ किया क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता था, लेकिन वो अतीत की बात थी। प्यार इतिहास है, भविष्य अब है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो जाकर रिबर्थ इज हॉट सुनो। मैं रीमिक्स वर्जन सुनने की सलाह देता हूँ। तुम्हें मेरे तुम्हारे लिए सिंप करने की प्रक्रिया में मजा आता है, और सच कहूं तो मुझे भी आया था, लेकिन उस समय मैं प्यार में अंधा था। अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। जेम्स मुस्कुराया, उसकी नजरें पूरी तरह से नफरत से भरी थीं। और कोई नहीं। रैप बैटल की तरह तेजी से दिए गए इस रिजेक्शन को सुनकर मैक्सी पूरी तरह से अवाक रह गई।
वो जवाब भी नहीं दे पाई, वो बस एक शब्द ही बोल पाई, तुम। लेकिन जेम्स को उस पर एक सेकंड बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन शब्दों से सालों की दबी हुई निराशा निकाल दी थी और इसके साथ ही वो मुड़ा और चला गया, उसे वहां पूरी तरह से हैरान परेशान खड़ा छोड़कर। वहीं जेम्स ठंडेपन से मुड़ा और मन ही मन सोच रहा था, मैंगशी, तुम्हें सच में जमीन से जुड़ा रहना सीखना चाहिए, खुद को ज्यादा गंभीरता से मत लो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। होस्ट का मुड़कर जाने का तरीका बहुत डैशिंग था, जिससे मैं भी खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए इनाम के तौर पर 10,000 युआन दिए गए हैं। वहीं बिना किसी हिचकिचाहट के जेम्स अपने विला के गेट से अंदर चला गया। उसके पीछे लिन मैंगशी चुपचाप खड़ी रही, उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती रही। फिर अचानक, जैसे किस्मत ने आखिरी मोड़ रखा हो, जेम्स अप्रत्याशित रूप से पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। मैंगशी का दिल जोर से धड़का। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। उसने मुस्कुराया और फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिस पर मैंगशी मतलब वो जम गई। उसके होठ हल्के से खुले थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। एक पल बाद उसने गहरी सांस ली और खुद को मुड़ने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे वो कदम कदम चलकर घर वापस गई। उसके घर के अंदर जगह अंधेरी और ठंडी थी। उसने लाइट जलाने की जहमत नहीं उठाई। आज उसने जिस इमोशंस के रोलर कोस्टर का अनुभव किया था, उसके बाद वो पूरी तरह से थक गई थी। वो सोफे पर कुछ देर आराम करने की उम्मीद में वो गिर पड़ी। इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद कर पाती, अचानक उसका फोन बज उठा। मैंगशी गुस्से में देख रही थी, लेकिन इतनी थकी हुई थी कि इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। मतलब उसने अपना फोन उठाया और थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हेलो लाया, क्या बात है? दूसरी तरफ उसकी दोस्त लाया कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी, मतलब उसे कोई शॉकिंग न्यूज मिली हो। मैंगशी ने गहरी आह भरी और कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसने कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। लाया की आवाज में ड्रामा था। उसने कहा, तुम तो सच में लकी हो, तुम्हारा बैकअप प्लान भी जैकपॉट है। वहीं ये सुनकर उसका नींद में डूबा दिमाग अचानक जाग गया। क्या? लाया ने एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहा, तुमने सुना नहीं? हाल ही में कोई बड़ा आदमी हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रहा था। कोई पर्सन जो लगातार लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों रॉकेट और हजारों गिफ्ट भेजता है। ये सुनकर वो थोड़ी भौचक्की हो गई और वो कहती है, मैं स्ट्रीमर नहीं हूँ। लाया ने उसकी बात इग्नोर कर दी और चिढ़ाने लगी। अंदाजा लगाओ वो कौन है। मतलब वो पहले से ही नशे में धुत होकर सब्र खो रही थी। वो कहती है, यला, मैं थक गई हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो, बात छोटी रखो। लाया ने आखिरकार बड़ा धमाका कर दिया। ठीक है, ये जेम्स है। वहीं ये सुनकर उसकी सांस अटक गई। क्या? लाया कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो सालों से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था। पता चला कि वो अरबों का मालिक है। वहीं ये सुनकर मैंगशी के शरीर में एक जोर का झटका लगा। वो अपना फोन कसकर पकड़े हुए सीधा बैठ गई और वो लाया से कहती है, कैसे? तुम्हें कैसे पता कि ये सच में वही है? जिस पर लाया कहती है, मेरे कॉन्टैक्ट्स पर फ्रेंड रिकमेंडेशन फीचर से पता चला कि अकाउंट उसी का है, और सच कहूं तो वो बहुत ज्यादा अमीर होगा। मुझे यकीन है कि उसका परिवार उसे बस गुस्सा दिला रहा था, उसे टेस्ट करने के लिए गरीब होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी असली दौलत दिखा रहा है। वहीं ये सुनकर मैंगशी की उंगलियां ढीली हो गई हैं। उसका फोन उसके हाथ से छूट गया और एक हल्की आवाज के साथ फर्श पर गया। लाया फोन पर मैंगशी का नाम बोलती है, लेकिन मैंगशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं खाली जगह देखती रही। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है, जेम्स मुझसे सालों से प्यार करता था और मैंने पर्सनली किसी ऐसे इंसान को दूर कर दिया जो मुझे जिंदगी भर दौलत और शोहरत की गारंटी दे सकता था। पहली बार उसे अपने फैसले पर सच में अफसोस हुआ। अपनी गलती का एहसास होने पर मैंगशी अचानक भड़क गई। अपना सिर पकड़कर वो किसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल की तरह चिल्लाई, लेकिन उतनी ही तेजी से उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, मैंगशी संभल जाओ, मेरा फिगर एकदम परफेक्ट है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी किसी से नहीं हारी हूँ। अपना कॉन्फिडेंस वापस पाकर वो फर्श से उठी। उसकी आंखें पक्के इरादे से जल रही थी। वो कहती है, जैसा कि कहा जाता है, एक औरत के लिए एक आदमी का पीछा करना आसान होता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। जब तक मैं एक्टिवली उसका पीछा करती रहूंगी, उसके मन में सालों से दबा हुआ प्यार जरूर फिर से जाग उठेगा। मुझे बस उसे याद दिलाना है कि हमारे बीच क्या था। मेरा मतलब है, कम ऑन, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। उसकी नजरें जमीन पर ऐसे टिक गई जैसे कोई वॉर जनरल लड़ाई की स्ट्रैटेजी बना रहा हो। वहीं सीन शिफ्ट होता है। विला में वापस जेम्स एक बार फिर शीशे के सामने खड़ा था। खुद को ऐसे देख रहा था जैसे कोई आर्ट क्रिटिक किसी मास्टरपीस को एनालाइज कर रहा हो। जूम इन करके, नहीं, अपने चेहरे पर नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर पर। वो बुदबुदाया, लगता है मेरी बॉडी को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बेड पर बैठकर उसने अपना फोन निकाला और बुदबुदाया, पैसे हैं लेकिन हेल्थ नहीं। असली ट्रेजेडी यही है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, मुझे वर्कआउट करना है। उसने अपने फोन पर स्क्रॉल किया, चलो देखते हैं कौन सी जिम बेस्ट है। लेकिन अचानक एक सुझाव ने उसका ध्यान खींच लेता है कि एक होम जिम बनाओ और एक पर्सनल ट्रेनर हायर करो। जेम्स ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। अब ये एक बॉस मूव जैसा लगता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्क्रीन पर टैप किया, ये वाला अभी खरीद रहा है। लेकिन तभी सिस्टम अचानक सामने आ गया। सिस्टम ने 2 महिलाओं का पता लगाया जिन्हें होस्ट के बारे में बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, और सिस्टम की शर्तें पूरी हुई हैं, इसलिए सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। वहीं ये देखकर जेम्स का फोन लगभग छूट ही गया था। वो सोचता है, रुको, सिस्टम इससे अपग्रेड हो सकता है। अपग्रेड होने के तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आया, पछतावा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है। तभी एक खास मैसेज सामने आया, जब पछतावे का लेवल 90% तक पहुंच जाएगा तो इसे इंटेलिजेंस में बदला जा सकता है। होस्ट की फिजिक और चार्म में 5 पॉइंट जोड़ दिए जाएंगे। अभी रिया के पछतावे का लेवल 50% है और मैंगशी का पछतावा 80% है। वहीं ये देखकर जेम्स की आंखें सिकुड़ गईं। एक सेकंड रुको, मैंगशी का पछतावे का लेवल इतना ज्यादा क्यों है? लेकिन तभी एक और सिस्टम पैनल सामने आया। होस्ट की जानकारी, नाम जेम्स, उम्र 24, राशि स्कॉर्पियो, हाइट 178 सेंटीमीटर, फिजिक वैन मतलब इंटेलिजेंस 45 पॉइंट्स, विल पावर 35/100। आपके पास 0 पॉइंट है और आम लोगों के लिए मैक्सिमम लेवल 40 होता है। सिस्टम बताता है पछतावा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। सिस्टम फिर से बोला, होस्ट को 5 पॉइंट्स मिले हैं, आप इन्हें कहां देना चाहेंगे, फिजिक, इंटेलिजेंस या चार्म पर? जिस पर जेम्स मुस्कुराया और बोला, क्या सही टाइमिंग है, मैं अभी वर्कआउट शुरू करने ही वाला था।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्क्रीन पर टैप किया। सब फिजिक में ऐड कर दो। जैसे ही पॉइंट्स बांटे गए, उसके शरीर में एनर्जी की लहर दौड़ गई। उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे फैल गईं, उसकी एंड्योरेंस बढ़ गई और उसे तुरंत ज्यादा ताकतवर महसूस हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाव, असर इतना साफ दिख रहा है। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसकी नई खरीदी हुई जिम मेंबरशिप एक्टिवेट हो चुकी है और मैंने पहले ही 20 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन खरीद लिए हैं। उनका इस्तेमाल न करना बेकार होगा। कंधे उचकाते हुए उसने फिर से अपना फोन निकाला। वैसे भी जब मैं सब कुछ अपग्रेड कर रहा हूँ तो अपने माता पिता के कमरे को भी ठीक कर देता हूँ। उन्हें धीरे धीरे लग्जरी वाली जिंदगी में लाना है। कोई शॉक थेरेपी नहीं, बस धीरे धीरे उबले हुए मेंढक वाला तरीका यूज करना होगा। फर्नीचर के ऑप्शन देखते हुए वो मुस्कुराया। ओह, ये अवन अच्छा लग रहा है। अगली सुबह जेम्स फिटनेस सेंटर में एक ऐप का पता फॉलो करके सुबह सुबह पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, रिसेप्शनिस्ट ने उसे प्रोफेशनल मुस्कान के साथ ग्रीट किया। आप जिम में फिटनेस के लिए आए हैं, है ना? जेम्स ने अपना फोन ऊपर किया और बोला, हाँ, मैंने कल 20 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन बुक किए थे। मेरा नाम जेम्स है। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और कीबोर्ड पर टाइप करने लगी। प्लीज मैं चेक करती हूँ, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। जब वो बिजी थी तो जेम्स ने जगह का जायजा लेने का मौका देखा। लड़कियों को नहीं, इक्विपमेंट को। उसके अंदर के बिजनेसमैन ने जिम का जायजा लिया और बोला, बुरा नहीं है, सब कुछ टॉप क्लास लग रहा है। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर देखा। मिस्टर जेम्स, मुझे आपकी खरीदारी की हिस्ट्री मिल गई है, लेकिन आप अभी तक हमारे यहाँ के मेंबर नहीं हैं, इसलिए आप पर्सनल ट्रेनिंग सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वही ये सुनकर जेम्स एक पल के लिए रुका और बोला, रुको, क्या पर्सनल ट्रेनिंग और मेंबरशिप अलग अलग चीजें हैं? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और बोली, हाँ, सही कहा। मेंबरशिप मंथली, क्वार्टरली और सालाना कार्ड में बटी हुई है। पर्सनल ट्रेनिंग सेशन आपके और ट्रेनर के बीच अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपने 20 सेशन बुक किए हैं, लेकिन आपको मेंबरशिप कार्ड चाहिए होगा। मैं मंथली कार्ड लेने की सलाह दूंगी। अगर आप अभी साइन अप करते हैं तो आपको 3 फ्री ट्रायल सेशन भी मिलेंगे। जेम्स का दिमाग एक सेकंड के लिए रुक गया। रुको, मैंने गोल्ड लेवल ट्रेनिंग के लिए 2000 रुपए प्रति घंटा दिए और इसके साथ मेंबरशिप नहीं मिलती। ये जिम वाले मोबाइल गेम माइक्रो ट्रांजैक्शन की तरह स्कैम चला रहे हैं। उसका उलझा हुआ चेहरा देखकर रिसेप्शनिस्ट ने मीठी आवाज में पूछा, मिस्टर जेम्स, क्या आपने तय कर लिया है? जेम्स ने हाथ बांध लिए। हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इस बकवास के लिए पैसे नहीं दूंगा। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? जेम्स ने शांति से समझाया, 20 सेशन के 80,000 रुपए लगते हैं। अगर मैं बिजनेस चला रहा होता तो कम से कम उस कीमत पर एक मेंबरशिप कार्ड तो जरूर देता। इसलिए और बात करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे रिफंड कर दो। वही वो लड़की कस्टमर खोना नहीं चाहती थी। रिसेप्शनिस्ट ने जोर दिया, लेकिन सर, ये कंपनी की पॉलिसी है, हम सभी कस्टमर्स के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। प्लीज फिर से सोचिए। जिस पर जेम्स ने कहा, मैंने फिर से सोच लिया है और मेरा जवाब अभी भी नहीं है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट हिचकिचाई और बोली, दुर्भाग्य से रिफंड के लिए हमारे बॉस की मंजूरी चाहिए। वही जेम्स का सब्र जवाब दे रहा था, तो अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। वहीं बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए रिसेप्शनिस्ट जल्दी से बड़े अधिकारियों को बुलाने चली गई। जेम्स फ्रंट डेस्क पर हाथ बांधे खड़ा था। उसका मूड पहले से ही खराब था। उसने सोचा कि पैसा जरूरी चीजों पर खर्च होना चाहिए। अगर मैं किसी काम की चीज पर 1 अरब खर्च कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बेकार की चीजों पर 1 पैसा भी बर्बाद करूं तो दफा हो जाओ। तभी अचानक सिस्टम सामने आया और बोला, पैसे के बारे में होस्ट का नजरिया सही है। फाइनेंशियल नाइंसाफी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सिस्टम आपकी बहुत तारीफ करता है। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट वापस आई, जिसके साथ एक मस्कुलर आदमी था, जिसके चेहरे पर घमंडी भाव थे। उस आदमी ने जेम्स को देखा और मुस्कुराया और बोला, सर। लेकिन तभी वो जेम्स को देखकर शॉक हो गया और बोला, जेम्स। वहीं जेम्स ने भी उसे तुरंत पहचान लिया और, वैंग टोरेन, क्या ये जिम तुम्हारी है? वोंग टोरेन 27 साल का, उनके हाई स्कूल का क्लास प्रेसिडेंट था। एक बदनाम अमीर बच्चा जिसने अपने नैतिक चरित्र के लिए कोई अवार्ड नहीं जीता था। ग्रेजुएशन के बाद वो स्कूल के आसपास घूमता रहता था, छोटी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था जैसे कोई फाइनल बॉस हो। मुस्कुराते हुए वोंग टोरेन रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़ा और बोला, मैं इसे संभाल लूंगा। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ बॉस। वोंग टोरेन ने अपने हाथ बांधे और जेम्स को देखा। तुमने ही 20 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन बुक किए थे, तुम्हें यहाँ देखकर उम्मीद नहीं थी। वहीं ये सुनकर जेम्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो बोला, मैं सेशन कैंसिल करना चाहता हूँ। वोंग टोरेन हल्का सा हंसा। उसकी आवाज मजाकिया थी। क्या पैसे की कमी महसूस हो रही है? जिस पर जेम्स ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखें छोटी हो गईं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें पैसे वापस करने में दिक्कत हो रही है, तो तुम पैसे वापस नहीं करना चाहते? जिस पर वोंग टोरेन ने ताना मारा, बस 80,000? जेम्स, मुझे पैसे की कमी क्यों महसूस होगी? बस मैं एक जान पहचान वाला हूँ, इसीलिए थोड़ी देर बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें गांव युवान यहाँ काम कर रही है। अपनी बात खत्म करते हुए उसने चिल्लाया, गांव, एक पल के लिए यहाँ आओ। वो जेम्स से बोला, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत समय से नहीं मिले हो, है ना? वो अभी भी कभी कभी तुम्हारा जिक्र करती है। उसे ये कहते सुनकर जेम्स चुप रहा। तभी एक साफ आवाज सुनाई दी, जिससे दोनों मुड़े और देखा। क्या बात है, ये गांव युवान है। एक स्पोर्टी और आकर्षक फिगर, लंबे पैर, पतली कमर और भरे हुए ब्रेस्ट वाली। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। जेम्स, क्या ये तुम हो? हमारा हीरो गाओ युवान को देखता है, तभी उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था, नाम गाओ युवान, उम्र 24 साल, हाइट 168 सेंटीमीटर, वजन 52 किलो, अट्रैक्टिवनेस 10 में से 8 और अभी पछतावे का लेवल 0%। वही जेम्स नोटिफिकेशन को ध्यान से देखता है और मुस्कुराते हुए मन ही मन वो सोचता है कि अब पॉइंट्स कमाने का टाइम आ गया है। उसका फोकस तेज हो जाता है और कहता है, मुझे गाओ युवान को यह पछतावा करवाना है कि उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। वो अतीत को याद करते हुए अपना चेहरा हल्का सा पकड़ता है। उस समय वो भोला था, उसे सच में विश्वास था कि वो उसकी परवाह करती है। तभी जेम्स को पास्ट की एक बात याद आती है कि हाई स्कूल में वो उसे शर्माते हुए आवाज में बात कर रही थी। मैंने आज एक लड़की को तुम्हें लव लेटर देते देखा, उसे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट मत करने देना। बेशक ये नॉर्मल है कि कोई तुम्हें पसंद करेगा, तुम बहुत अच्छे हो,
लेकिन उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक शर्त हार गई थी, बस तुम्हें बताना चाहती थी। ये सुनकर हमारा हीरो घबरा कर हंसा, अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए। मुझे पता है, उसने एक्साइटेड होकर कहा, मैं किसी और के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। वो अचानक हमारे हीरो का हाथ जोर से पकड़ लेती है, उसकी आवाज में सिडक्टिवनेस टपक रही थी। मैं आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ और बात करने के लिए कोई नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम सुनने के लिए यहाँ हो। जेम्स, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। काश तुम मुझे हमेशा अपना होमवर्क कॉपी करने देते। उस पल हमारा हीरो उसके दोनों रूप याद करता है, मासूम चेहरा और वो रूप जिससे वो उसका मजाक उड़ाती थी। वो मन ही मन सोचता है, मुझे सच में लगा था कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन पता चला कि वो बस मुझे फंसाए हुए थी। फिर उसे याद आता है कि कैसे वो सबसे कैजुअली गिफ्ट्स लेती थी और हर किसी से वही लाइन दोहराती थी, मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारा गिफ्ट लिया है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, अगर दूसरे गलत समझेंगे तो बुरा होगा। उसने ये बात हर किसी से कही, फिर भी सब कोशिश करते रहे। ये सोचते हुए हमारा हीरो अपना जबड़ा कसता है। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। गांव युवान का परिवार बहुत अमीर है, शहर के सबसे अमीरों में से एक। उसे तुरंत पैसे से इंप्रेस करने की कोशिश शायद काम न करे। अभी गांव युवान तायरेन के साथ है, जिसके 6 पैक एब्स, पतली कमर, उभरी हुई मसल्स, पूरा जिम रैट है। वो स्कूल में एक जाना माना लड़का था, जो कि हाई स्कूल में एक बुली था। हमारे हीरो को याद आता है कि उसके पुराने क्लासमेट कहते थे कि गावन सालों से वोंग तायरेन पर नजर रखे हुए थी। उसे हमेशा से मसल्स वाले लड़के पसंद थे। जैसे ही वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क जाती है। वो अमीर लड़की वोंग तायरेन के करीब रहने के लिए फिटनेस ट्रेनर बन गई। फिर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। अगर मैं वोंग तायरेन को पीछे छोड़ दूं तो शायद मैं उसकी सोच बदल सकता हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट से मैं उसे जीत सकता हूँ। उसके जैसी लड़कियां बहुत प्रेडिक्टेबल होती हैं। गांव युवान उसकी तरफ देखती है और पूछती है, जेम्स, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? हमारा हीरो उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर धीरे से हंसता है और अपने मन में कहता है, मुझे वोंग तायरेन को उसके सामने कमजोर दिखाना है और उसकी सोच को तोड़ना है। फिर जेम्स वोंग तायरेन की तरफ मुड़कर वो कैजुअली कहता है, बस मुझे लगता है कि 20 प्राइवेट लेसन के अलावा मेंबरशिप फीस देना ठीक नहीं है। जिस पर वोंग तायरेन मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है और जवाब देता है, ये फिटनेस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। अगर तुम्हें ये महंगा लगता है तो पर्सनल ट्रेनर हायर मत करो, बस कैजुअली वर्कआउट करो। फिर हमारे हीरो को घमंडी नजर से देखते हुए वो आगे कहता है, असल में तुम्हारे जैसे ऑफिस वर्कर्स को भीड़ वाली सबवे में आने जाने से ही काफी एक्सरसाइज मिल जाती है। जिस पर जेम्स कहता है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि गांव यहाँ है तो मैं सपोर्ट दिखाने के लिए 1 साल की मेंबरशिप का पेमेंट कर दूंगा। बिना रुके हमारा हीरो अपना हाथ बढ़ाता है और जवाब देता है, अगर मुझे पसंद आया तो मैं जरूर रिन्यू करूंगा। वहीं गांव युवान की कमर पकड़े हुए टायरन हंसता है और कहता है, जेम्स, जब तुम्हारे पास पैसे ना हो तो अमीर बनने की कोशिश मत करो, वरना बाद में तुम्हें खाने में कटौती करनी पड़ेगी। अगर तुम ठीक से खा नहीं पाओगे तो वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं होगा। वोंग तायरेन हमारे हीरो की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, ये लड़का अभी भी गांव युवान के पीछे पड़ा है, बहुत बुरा हुआ, अब वो मेरी औरत है। इस बीच हमारा हीरो बिना किसी परेशानी के हल्की मुस्कान देते हुए कहता है, सच में मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। अगर मेरा पुराना क्लासमेट सच में मेरी हालत समझता है तो मुझे डिस्काउंट क्यों नहीं देता? वोंग तायरेन के चेहरे पर पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़क जाती है जब वो उसे अविश्वास से देखता है। कैसा डिस्काउंट? जेम्स अपनी उंगलियों से अपने बालों में हाथ फेरता है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। चलो भी गांव युवान, और आखिर हम क्लासमेट हैं। जैसे ही वो ये सब होते हुए देखता है, वो मन ही मन सोचता है, वोंग हाई स्कूल के समय अमीर नहीं था, लेकिन गांव युवान ने फिर भी उसे चुना, तो वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है। जहां तक वोंग के इतने बड़े जिम खोलने की बात है, तो मुझे यकीन है कि गांव युवान ने उसकी आर्थिक रूप से मदद की होगी। वहीं ये सोचकर जेम्स की आंखों में शरारत भरी चमक थी। मैं पूरी कोशिश करके ये जिम सीधे खरीद सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से उसने मेरे साथ बर्ताव किया, मैं लंबा खेल खेलना पसंद करूंगा। शिकार के रूप में छिपा हुआ शिकारी। अचानक वोंग तायरेन हमारे हीरो की ओर देखता है और 3 उंगलियां दिखाता है। गांव युवान की खातिर मैं तुम्हें 40% छूट दूंगा। ऐसा सौदा पहले कभी किसी को नहीं मिला। रिफंड में बहुत झंझट होता है, इसलिए मैं तुम्हें 20 सेशन के बजाय 30 सेशन दूंगा। फिर हमारे हीरो के कंधे पर हाथ रखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अपना खेल सुधारो, नहीं तो तुम पहले की तरह ही मजाक बने रहोगे। तुम कुछ रेप्स भी नहीं कर सकते हो। ये सब देखते हुए हमारा हीरो शांति से जवाब देता है, ठीक है, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें किसी दिन 2 गुना चुकाऊंगा। हालांकि अंदर ही अंदर वो गहरी नजर से सोचता है, तुम सिर्फ बातें करते हो। इसके बाद लाल बालों वाला आदमी अपने जिम के एक साथी की ओर मुड़ता है। ज़ैंगची, मिस्टर जेम्स का ख्याल रखना, मैं युवान साथ कुछ सेट्स करने जा रहा हूँ। हमारा हीरो उन्हें देखते हुए आराम से रहता है। जाने से ठीक पहले गांव युवान उसे हल्के से देखती है और कहती है, जेम्स, गुड लक। जैसे ही वो दूर जाती है, वो चुपके से खुद से सोचती है, उसका चेहरा सच में बुरा नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि वो इतना पतला है। अचानक पहले वाला आदमी हमारे हीरो के पास आता है और कहता है, भाई, क्या तुमने पहले कभी वर्कआउट किया है? कोई खास एरिया जिस पर तुम ध्यान देना चाहते हो? जिस पर हमारा हीरो लापरवाही से जवाब देता है, आज नहीं, चलो किसी और समय बात करते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है। वहीं ये सुनकर वो आदमी कुछ असंतुष्ट भाव से उसे देखता और कहता है, ठीक है फिर। जैसे ही हमारा हीरो जिम से बाहर निकलता है, वो आदमी रिसेप्शनिस्ट से बड़बड़ाता है, लो आ गया एक और मेल फिटनेस पोजर, मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मीडिया फिटनेस गुरु। रिसेप्शनिस्ट सहमति में हंसती है और कहती है, वो भी एक कंजूस फिटनेस पोजर। और कुछ देर बाद हमारा हीरो जिम से शैतानी मुस्कान के साथ बाहर निकलता है। एकदम सही, मेरा जितना चाहो मजाक उड़ाओ, इससे मेरा बदला और भी मीठा होगा।
वो पास में पार्क किए अपने स्कूटर के पास जाता है, हेलमेट पहनता है और कहता है, सिस्टम मुझे मेरा स्टेटस दिखाओ। तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसके सामने एक नया पैनल आता है जो उसकी सारी खासियतें दिखाता है। स्टेटस देखकर उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती है। मेरी हाइट सच में 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। क्या स्टैमिना बढ़ाने का कोई एक्स्ट्रा असर होता है? वो अचानक खुद को एक मस्कुलर बॉडी के साथ ट्रॉफी पकड़े हुए एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह पोज देते हुए इमेजिन करता है। अगर मैं अपना स्टैमिना बढ़ाता रहूं तो क्या मैं और लंबा होता रहूंगा? ये कुछ समय बाद अजीब हो सकता है। उसकी कंफ्यूजन को समझते हुए सिस्टम जवाब देता है, मास्टर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जो सिनारियो आप इमेजिन कर रहे हैं वो नहीं होगा। इसके अलावा हाइट में ग्रोथ दूसरे पहलुओं में भी दिखेगी। आपको बहुत ज्यादा लंबा होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है। मुझे लगता है कि सिस्टम कोई गंदा मजाक कर रहा है, लेकिन मैं इसे साबित नहीं कर सकता। उसकी हिचकिचाहट को देखकर सिस्टम कंफ्यूज लगता है, लेकिन अचानक हमारा हीरो फिर से बोलता है, सिस्टम रिया और मेंगशी के स्टेटस भी दिखाओ। एक नया नोटिफिकेशन आता है जो लड़कियों की खासियतें और उसके पछतावे के लेवल दिखाता है। स्क्रीन को देखते हुए हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा स्टैमिना अब 23 पॉइंट्स है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के मैक्स से सिर्फ 17 पॉइंट्स दूर है। पहले स्टैमिना मैक्स आउट करते हैं। जैसे ही वो सिस्टम पैनल स्क्रॉल करता है, उसके मन में एक नया ख्याल आता है, अब मुझे किस पर फोकस करना चाहिए। अचानक हमारे हीरो का उत्साह बढ़ जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेंगजी को 100% तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20% और चाहिए। कौन जानता है कि 100% पछतावे के लेवल पर कौन से इनाम या उपलब्धियां अनलॉक होंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे चुनता है और घोषणा करता है, मैंने तय कर लिया है कि वो मेंगजी पर फोकस करेगा। वहीं सीन बदलता है और मेंगजी अपने शीशे के सामने बैठी और ध्यान से अपना मेकअप ठीक कर रही है। जैसे ही वो अपनी परछाई देखती है, वो खुद से सोचती है, नहीं मेरे पास अभी भी मौका है। जब तक मेरे पास जेम्स हैं, मैं अभी हारी नहीं हूं। वो एक पल के लिए रुकती है और सोच में डूब जाती है। जेम्स मुझे सच में पसंद करता था। मेरे पास निश्चित रूप से अभी भी एक मौका है। अचानक उसका फोन, जो अभी भी चार्जिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बज उठता है। हम देखते हैं उसके पास जेम्स की कॉल आई होती है। स्क्रीन देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये परफेक्ट टाइमिंग है। जैसे ही मैं उससे बात करने की सोच रही थी, उसने खुद से कॉल किया। हाथ में फोन पकड़े हुए वो अपने मन में सोचते हुए कहती है, जेम्स अब तक इससे उबर गया होगा। आखिरकार उसने मुझे 4 साल तक पसंद किया। ऐसे आदमी को संभालना अभी भी आसान है, जब तक मैं उसके साथ चलती हूँ और अधीन होने के काफी संकेत दिखाती हूँ। क्या सभी पुरुषों को ये उलटने का एहसास पसंद नहीं आता? उसी समय हमारे हीरो के सामने एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप आता है कि मेंगजी का रिग्रेट लेवल 1% से बढ़ गया है। वहीं ये देखकर जेम्स तो मन ही मन मुस्कुराता है और सोचते हुए कहता है कि कॉल कनेक्ट होने से पहले ही पछतावे का लेवल बढ़ गया। उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। दिलचस्प। तो बहुत ज्यादा उत्सुक होना काम नहीं करता। मेंगजी को इसके बजाय पीछा किया जाना पसंद है। जिम की ओर देखते हुए वो सोचता है, उस समय मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ था क्योंकि वो गाओ युआन जैसी दिखती थी। ये पहली नजर का प्यार था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना गहराई से शामिल हो जाऊंगा और गाओ युआन के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। लेकिन फिर उसके चेहरे पर निराशा छा जाती है। मैंने उसके लिए सालों बिताए, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसे उस तरह के लोग पसंद ही नहीं है। उसी पल कॉल कनेक्ट हो जाता है। मेंगजी की आवाज फोन से आती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुस्कुराते हुए हमारा हीरो जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस। वो रुकता है, सोचते हुए अपने मन में कहता है, मुझे कुछ टेस्ट करने दो। इस बीच मेंगजी भी सोचती है, क्या उसे मुझसे फिर से प्यार हो गया है? क्या वो मुझे डेट पर पूछने वाला है? वहीं जेम्स फिर एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें याद है उस दिन आंसू पोंछने के लिए जो टिश्यू तुमने उधार लिया था, उसे वापस कर देना। वहीं ये सुनकर मेंगजी पूरी तरह से हैरान होकर जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। क्या उसे हंसना चाहिए, रोना चाहिए या बात को टाल देना चाहिए? वो बस कंफ्यूज होकर क्या कह पाती है। हमारा हीरो बात करने के तुरंत बाद फोन काट देता है। लगभग तुरंत ही उसके सामने 2 नए नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं। होस्ट अनरोमांटिक है और इतनी जल्दी फोन काट दिया, कितनी सीधी बात। सिस्टम कॉल के कंटेंट से थोड़ा हैरान है। सिस्टम सम्मान के तौर पर 666 युआन का इनाम देता है। वहीं हमारा हीरो खाली नजर से नोटिफिकेशन को देखता है। ये किस तरह का इनाम है? इस बीच दूसरी तरफ मेंगजी कंफ्यूजन में अपने फोन को देखती है। टिश्यू, उधार लिए हुए टिश्यू कौन वापस करता है? अपने शीशे के सामने बैठी हुई वो अपनी पोजीशन ठीक करती है। एक नाजुक हाथ अपने गाल पर रखकर सोचते हुए कहती है कि वो मिलना चाहता होगा, लेकिन सीधे कहने में बहुत शर्मा रहा है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल जाती है। जरूर यही बात होगी। इतना अजीब बहाना तो कोई इतना अजीब इंसान ही सोच सकता है। सोचकर क्या वो कॉलेज में हमेशा ऐसा ही नहीं था? उसके चेहरे पर अचानक लालिमा आ जाती है जब उसके मन में एक नया ख्याल आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई अजीब फैंटेसी हो? वो जम जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मेरी बॉडी फ्लूइड से सनी हुई चीजें पसंद है। उसका चेहरा अजीब हो जाता है। वो हिचकिचाती है, काश मैंने उसे फेंका नहीं होता। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, शायद उसे दूसरे टिश्यू से बदलने से काम चल जाएगा। ये सोचकर वो बॉक्स से एक टिश्यू निकालती है, उसे हल्के से अपनी स्किन पर रगड़ती है और खुद को सर हिलाकर हाँ कहती है, आखिर ये भी तो मेरी बॉडी फ्लूइड वाली ही चीज है। इसी बीच जब हमारा हीरो अपना स्कूटर चला रहा होता है तो एक और नोटिफिकेशन आता है। इसे देखकर वो अपनी भौहें चढ़ाता है। फिर उसे एहसास होता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिम्स अपने क्रश को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, ये बताते हुए कि वे पहले से ही किसी के साथ हैं। लेकिन उल्टा मुस्कुराते हुए उस विचार को खारिज करते हुए वो अपना सिर हिलाता है और कहता है, सिम्स को आखिर में हमेशा कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद एक शानदार बिल्डिंग के अंदर एक बड़े कॉफी शॉप में हमारा हीरो एक टेबल पर बैठा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो सोचते हुए कहता है, हाल में मौज मस्ती के काम महिलाओं के इर्द गिर्द घूमते दिख रहे हैं और पैसे के इनाम छोटे होते जा रहे हैं। जरूर कोई लिमिट होगी, इसलिए अब दुगना मेहनत करने और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने का समय है। एक बार जब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप शामिल हो जाएगी तो मौज मस्ती के बहुत सारे मौके मिलेंगे।
वो अपने फोन पर नजर डालते हुए बड़बड़ाता है, वाई कंट्री एक वेस्टर्न झाओ डायनेस्टी के राष्ट्रीय खजाने की नीलामी क्यों कर रहा है, जो कि ऐतिहासिक रिसर्च के लिए एक जरूरी कांसे का बर्तन है। कुछ सच में मीनिंगफुल करने का समय है। जैसे ही वो अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा होता है, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। जेम्स ऊपर देखते हुए मेंगशी को पास आते हुए देखता है। वो उसके फोन की स्क्रीन पर एक नजर डालती है। उसका दिमाग तुरंत नतीजे निकालने लगता है, जैसा कि एक बहुत अमीर परिवार के किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो इतनी दिलचस्पी से नीलामी देख रहा हो। वो उसके सामने ग्रेसफुली बैठ जाती है और एक एलिगेंट एक्सप्रेशन बनाती है। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। फिर दोनों हाथों से वो उसे एक छोटा लाल डिब्बा देती है। ये देखकर हमारा हीरो अपनी भौएं चढ़ाता है। मेंगशी, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे लिए फिर से फीलिंग्स हैं, है ना? तुमने इतने फॉर्मल कपड़े पहने हैं, मैं बता सकता हूँ कि तुमने नेचुरल मेकअप किया है, तुम्हारे होठ भी ग्लॉसी हैं। और फिर कैजुअली अपने फोन से डिब्बे की ओर इशारा करते हुए वो कहता है, इसके अलावा ये सिर्फ एक टिश्यू वापस करना है। क्या सच में इतने बड़े डिब्बे की जरूरत थी? ये सुनकर मेंगशी की कॉन्फिडेंट मुस्कान थोड़ी डगमगाती है। उसके सीने में गुस्सा भर जाता है और वो थोड़ा खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज तेज हो जाती है। जेम्स, तुम बहुत ज्यादा हो, मैंने बस हल्का मेकअप किया है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, हमारे हीरो के सामने एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वो पीछे झुकता है और उसे मजे से देखता है और वो कहता है, मैं और भी बुरी बातें कह सकता हूँ। उस समय जब मैं गरीब था, मैं बस तुम्हारे लिए एक और बेवकूफ था जिसे सिर्फ नीचा दिखाया जा सके। अब जब मैं अमीर हूँ तो तुम मुझ पर खुद को लुटाने के लिए बेताब हो। जेम्स का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा बैकअप प्लान नहीं बनूंगा। वहीं ये सुनकर मेंगशी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है, सच में मेंगशी सच में एक मैसोकिस्ट है। वो ऊपर से गुस्से में दिखती है, फिर भी उसका पछतावा बढ़ता जा रहा है। थोड़ा आगे झुककर वो मन ही मन सोचता है, ठीक है, तो ये मेरी बदतमीजी का एक हिस्सा है। वहीं जेम्स की बातें सुनकर मेंगशी का चेहरा निराशा और आंसुओं के मिले जुले भावों से भर जाता है और वो कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं बाहर जाते समय हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। टिश्यू वापस करने के अनगिनत तरीके हैं। अगर तुम्हें परवाह ही नहीं थी तो तुमने मुझसे मिलने के लिए हाँ क्यों कहा? तुम्हें मुझे सीधे मना कर देना चाहिए था। जिस पर हमारा हीरो पूरी तरह बेफिक्र होकर हंसता है। खैर, जाहिर है मैं तुम्हारे चेहरे का वो भाव देखना चाहता था जब तुम्हारी उम्मीदें टूटे। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। वो थोड़ा आगे झुकता है, उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे मेरे चेहरे पर तब था जब मेरी उम्मीदें पहले टूटी थी। वैसे बताओ कैसा लग रहा है यह एहसास? वैसे मेंगशी ने इसे पहली बार महसूस किया है ना? लेकिन चिंता मत करो, दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी। वहीं ये सुनकर मेंगशी का चेहरा पीला पड़ जाता है। भावनाओं से अभिभूत होकर वो अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, जेम्स तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, और वो रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाती है। उसी समय हमारे हीरो के सामने कई नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। वो उसे दूर जाते हुए देखता है, फिर मुस्कुराता है। एक देवी है ना? जब आकर्षण खत्म हो जाता है तो वो भी बस एक आम इंसान है। उसके दिमाग में पुराना समय याद आता है जब वो उसके सामने घमंडी भाव से खड़ी थी, उसे नीचा दिखा रही थी। बस एक बेवकूफ। अगर मुझे उसका होमवर्क कॉपी करने की जरूरत नहीं होती तो मैं उसे दूसरी नजर से भी क्यों देखती? उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराओ, उसे कुछ छोटी मोटी फेवर्स दो और वो पूरे दिन बहुत खुश रहेगा। उस समय उसका कॉन्फिडेंस अनडिनाइबल था। ऐसा इंसान तो मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं है। अब प्रेजेंट में लौटते हुए हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। जो मैंने पहले झेला था उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जो दूसरों से थोड़ा अलग है। सिस्टम बताता है कि मेंगशी का पछतावे का लेवल 99% तक पहुंच गया है। सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पर 5 पॉइंट्स देता है। वहीं ये देखकर हमारा हीरो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है। अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए वो कहता है, 99%, बस एक और बाकी है, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। इससे पहले कि वो ये सोच पूरी कर पाता, उसके पास एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें सिस्टम पूछता है कि क्या होस्ट अभी पॉइंट्स एलोकेट करना चाहता है? आप अपने 5 पॉइंट्स को कहां लगाना चाहेंगे? वहीं ये देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है और वो कहता है कि सब कुछ स्टेमिना में डाल दो। जैसे ही पॉइंट्स एलोकेट होते हैं उसे अपने शरीर में एनर्जी का एक जबरदस्त उछाल महसूस होता है। अपने हाथों को नीचे देखते हुए वो अपनी मुट्ठी भींचता है। उसकी नसें थोड़ी फूल जाती हैं। वो जोश से चिल्लाते हुए कहता है, वाह, मुझे बहुत पावरफुल महसूस हो रहा है। इसका असर तुरंत हुआ है। मैं शायद अभी 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ बस इस एक्स्ट्रा एनर्जी को बर्न करने के लिए। वो अपना फोन निकालता है और बाहर देखते हुए उसके दिमाग में एक नया प्लान बनता है। इसके बाद मैं रिया का ध्यान रखूंगा, लेकिन उससे पहले वो मुस्कुराता है और अपनी उंगलियां चटकाता है। चलो जिम चलते हैं और इन 5 पॉइंट्स के असर को टेस्ट करते हैं। अगले दिन जिम में जेम्स बेंच प्रेस कर रहा होता है। वो ट्रेनर से कहता है, बस इतना ही, 50 किलो भी काफी नहीं है, और वजन बढ़ाओ। ट्रेनर पहले से ही नाराज दिख रहा था और वो जेम्स से कहता है, सर ये आपका पहला सेशन है, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस पर जोर देते हैं। मसल स्ट्रेन से बचने के लिए पहले मुझे आपका लेवल एसेस करने दें। कई बिगिनर्स अपनी काबिलियत को ज्यादा आंक लेते हैं। ये सुनकर जेम्स की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो अपने मन में कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं खुद को ज्यादा आंक रहा हूँ? और वो ट्रेनर से कहता है, क्या इसीलिए तुम यहाँ मेरी हेल्प के लिए हो? मजाकिया मुस्कान के साथ वो कैजुअली कहता है, इसे 150 किलो कर दो। वहीं ये सुनकर ट्रेनर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। 150 किलो? उसके माथे से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़क गई और उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। ये वजन तो मेरे लिए भी मुश्किल है। आमतौर पर सिर्फ एडवांस स्ट्रेंथ ट्रेनर या प्रोफेशनली ये कोशिश करते हैं। सर, मैं जोर देकर कहता हूँ, ये आपके लिए ठीक नहीं है। हमारा हीरो जो अब सीधा बैठा था बीच में टोकता है, 200 किलो कैसा रहेगा? मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, उन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद वो मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ट्रेनर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मन में कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो और सिर्फ मजे के लिए मुझसे प्लेट्स लगवा रहे हो? हमारा हीरो शरारत से ट्रेनर के पेट में कोहनी मारता है और
और चिढ़ाता है, तुम मुझे रोकते रहते हो, क्या तुम्हें डर है कि मैं इसे उठा लूंगा और तुम पर दबाव आ जाएगा? ट्रेनर जोर से सांस छोड़ता है और लॉजिकली समझाने की कोशिश करता है, क्या तुम्हें समझ भी आता है कि 200 किलो का क्या मतलब है? हालांकि मिस्टर जेम्स, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आपको एक लाइबिलिटी पेपर पर साइन करना होगा। आपकी जिद की वजह से किसी भी चोट के लिए हमारा जिम जिम्मेदार नहीं होगा। जिस पर यह सुनकर जेम्स बस मुस्कुराता है, तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। ट्रेनर अपने माथे से पसीना पोंछता है और कहता है, ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं, इसे जिम्मेदार होना कहते हैं। तुम्हें समझना होगा कि 200 किलो बेंच प्रेस का असल में क्या मतलब है। इस बीच ट्रेनर मन ही मन बड़बड़ाता है, ऐसे लोग जो खुद को ज्यादा समझते हैं वे सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। वे हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं। मुझे बस उम्मीद है कि वो बार को रैक से भी नहीं उठा पाएगा, नहीं तो अगर कुछ हुआ तो ये मेरे लिए एक बुरा सपना होगा। लेकिन तभी टायरेन और युआन उन दोनों के पास आते हैं और टायरेन पूछता है कि क्या हो रहा है। हमारा हीरो और ट्रेनर दोनों उनकी तरफ मुड़कर देखते हैं। थके हुए चेहरे के साथ ट्रेनर बड़बड़ाता है, मैं मिस्टर जेम्स को पहले 50 किलो ट्राई करवाकर धीरे धीरे शुरू करना चाहता था ताकि उनका लेवल पता चल सके, लेकिन वो 200 किलो के लिए जिद कर रहे हैं। लड़की अपनी बाहें मोड़कर हमारे हीरो को देखती है और युआन जेम्स से कहती है, जेम्स वो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है। लेकिन जवाब देने के बजाय हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। वहीं ये सुनकर ट्रेनर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। एक शर्त? हमारा हीरो मुस्कुराता है, अगर मैं इसे उठा लेता हूं तो आप मेरी मेंबरशिप और प्राइवेट ट्रेनिंग की फीस देंगे, और हाँ, अगर मैं इसे नहीं उठा पाया तो मैं आपके साथ 100 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन के लिए साइन अप करूंगा। वहीं ये सुनकर ट्रेनर के चेहरे पर शिकन आ जाती है। सर, आपकी सेहत किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है, बाकी सब मायने नहीं रखता। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि जो आदमी मेंबरशिप फीस के लिए मोल भाव कर रहा था, अचानक 100 सेशन के लिए पैसे देना चाहता है। हाँ बिल्कुल। इससे पहले कि ट्रेनर और कुछ कह पाता, हमारा हीरो अपना कार्ड निकालता है और लापरवाही से उसे हिलाता है। मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, 100 सेशन की तैयारी करो, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे पैसे वापस कर देना। ये सुनकर ट्रेनर और हमारा हीरो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। माहौल तनाव से भर जाता है। लड़की इस बातचीत को शक की नजर से देखती है। जेम्स पतले शरीर वाला जो कि जियांगी के खिलाफ शर्त लगाने की हिम्मत कर रहा है, वो अचानक बीच में बोलती है, क्यों ना हम समझौता कर लें, पहले 100 किलो ट्राई करो। लेकिन हमारा हीरो उसे नजरअंदाज करता है और सीधे ट्रेनर की तरफ देखता है। तो हम शर्त लगा रहे हैं या नहीं? ट्रेनर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हुए सांस छोड़ता है और कहता है, जब तुम इतने जिद कर रहे हो तो मेरे पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ देर बाद वे 200 किलो का बार तैयार करते हैं। ट्रेनर अभी भी हमारे हीरो को बचने का रास्ता देने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस्टर सुनो, मेरा सुझाव है कि तुम पहले बार उठाने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं उठा पाए तो हम शर्त रद्द कर सकते हैं। हम कोई बेवकूफ लोग नहीं है। बाहर से प्रोफेशनल दिखने के बावजूद ट्रेनर के अंदर चिंता भरी हुई थी। अभी भी मैं इस बेवकूफ की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इसे समझ भी आता है कि 200 किलो उठाने का क्या मतलब है? अगर इसने सच में ऐसा कर दिया तो वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। मैं कसम खाता हूँ, अगर इसने ये कर दिखाया तो मैं सिर के बल खड़ा होकर अपनी बात वापस ले लूंगा। हमारा हीरो बेंच पर सीधा लेटकर दोनों हाथों से बार को कसकर पकड़ता है। एक पल के लिए वो स्थिर रहता है, ऐसा लगता है जैसे बार हिलेगी भी नहीं। ट्रेनर हाथ बांध कर देखता है, ये बिल्कुल नहीं हिल रही है, और वो कहता है, मिस्टर जेम्स, मुझे सच में लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, जेम्स अचानक बार उठाता है और उसे अपनी छाती के ऊपर स्थिर रखता है। पूरा जिम शांत हो जाता है। भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ जाती है। जिम जाने वाले लोग आंखें फाड़ कर ये नजारा देख रहे थे। जहां तक ट्रेनर की बात है, उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर जाता है। ये क्या? हमारा हीरो आसानी से अपने रेप्स शुरू करता है। वो 200 किलो का बेंच प्रेस ऐसे कर रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो। वहीं ट्रेनर अब कांपती हुई आवाज में गिनते हुए अविश्वास से देखता है। भगवान का शुक्र है कि मैंने सच में जोर से नहीं कहा कि मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। इस बीच हमारे हीरो की बचपन की दोस्त हैरान होकर देखती है। वो उसे आसानी से वजन उठाते हुए देखती है और सोचती है कि वो सच में इतना बेंच प्रेस कर सकता है। टायरन भी 200 किलो के पूरे सेट नहीं कर पाया था और वो जेम्स से कहीं ज्यादा मस्कुलर है। ये क्या हो रहा है? अपना सेट खत्म करके हमारा हीरो बार को रैक पर रखकर खड़ा होता है और अपने हाथों से धूल झाड़ता है जैसे उसने अभी अभी हल्का वर्कआउट खत्म किया हो। वो ट्रेनर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि रिफंड का समय हो गया है। टोटल 85,000 युआन है। ट्रेनर जो अब ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, हकलाते हुए कहता है, मैं बस। लेकिन तभी हमारे हीरो का फोन बजने लगता है और हम देखते हैं कि ये कॉल रिया की होता है। वो आराम से कहता है, पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और मैं कुछ दिनों में यहाँ खुद को ट्रेन करने आता रहूंगा, और पक्का करना कि तुम्हें कोई ऐसा ट्रेनर मिले जिसमें सच में काबिलियत हो, क्योंकि तुम 200 किलो बेंच प्रेस करने पर इतना ड्रामा कर रहे हो। तुम सच में अपने जिम की इज्जत खराब कर रहे हो। जेम्स अभी भी फोन हाथ में पकड़े हुए वो कॉलर आईडी देखता है। हम देखते हैं कि ये रिया होती है। जेम्स मुस्कुराते हुए वो अपने बचपन की दोस्त की तरफ मुड़ता है, फोन को थोड़ा झुकाता है ताकि वो देख सके और कहता है, मैं पहले जा रहा हूं क्योंकि एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट है, उसे इंतजार नहीं करवा सकता। वहीं उसकी बचपन की दोस्त उसकी स्क्रीन पर नाम देखती है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है, इस लूजर की सच में एक गर्लफ्रेंड है और वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वहीं सीन स्विफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेम्स रेस्टोरेंट के अंदर रिया के साथ एक टेबल पर बैठा है जिसकी उसने पहले मदद की थी। वे एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं। रिया मुस्कुराते हुए हीरो को देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमारे पिछले झगड़े के बावजूद मेरी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए सिर्फ खाना खिला सकती हूँ। ये सुनकर जेम्स बस मांस उसके सामने रख देता है, अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और कुछ नहीं कहता। रिया उसे देखती है, मन ही मन सोचती है वो ठंडा लग रहा है, लेकिन शायद वो सिर्फ नाटक कर रहा है। उसे याद आता है कि हीरो ने पहले उसे कैसे रिजेक्ट किया था और सोचती है, पिछली बार उसने मुझे सीधे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार उसने मान लिया। क्या इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मौका है? वो बातचीत जारी रखती है, एक नया टॉपिक शुरू करती है और कहती है, म्याओ ग्रुप अब बहुत मुश्किल में है। पिछले पीके कंपटीशन के बाद हमने कई टॉप सपोर्टर्स खो दिए। टॉप स्ट्रीमर्स का रेवेन्यू पहले के मुकाबले 10वें हिस्से से भी कम हो गया है।
हिशुए रोज कंपनी पर गुस्सा करती है और अब कंपनी ने अपना कमीशन रेट बढ़ा दिया है। वे रेवेन्यू काटने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। जो स्ट्रीमर्स 1 लाख का रेवेन्यू लाते हैं उन्हें सभी कटौतियों के बाद कभी कभी 3,000 से भी कम मिलते हैं। और ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि ये बहुत बुरा है। उसने नम आंखों से जेम्स की ओर देखा और फिर कहा, है ना, वे जानबूझकर स्ट्रीमर्स को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि वो कुछ पैसे वसूलने के लिए टर्मिनेशन फीस ले सकें। तुम्हें पता है हमारी इंडस्ट्री में अच्छे दिन सिर्फ कुछ सालों तक ही रहते हैं। फिर उसने अपना चेहरा बदला और हल्की मुस्कान दी। दोनों हाथों में अपना चेहरा रखकर उसने आगे कहा, मैं सच में अब गुजारा नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता खोजने के बारे में सोचा। लेकिन तभी मैं उस कमीने जोंग विचिंग से मिल गई। मैं उस दिन तुम्हारी मदद के लिए सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। जिस पर जेम्स ने उसे देखा, वहीं ये देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जेम्स के मन में उसके विचार बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लेकिन अब ये एहसान कितना भी सच्चा क्यों ना हो, ये बेकार है। इस तरह के इंसान का एहसान मानना बेकार है। अगर मैं अभी भी वही गरीब मामूली इंसान होता, भले ही मैंने उसकी मदद दया से की होती, मुझे एहसान नहीं मिलता। मेरे साथ बस एक धागे से बंधे कुत्ते जैसा बर्ताव होता। लेकिन ऐसे लोगों से निपटना असल में आसान है। वो अपने मन में उसने खुद को एक बोर्ड के सामने खड़ा इमेजिन किया और एक छड़ी से उस पर इशारा करते हुए उस पर लिखा था, हैंगिंग वॉन्ग का सबक शुरू होता है स्ट्रैटेजी सेक्शन। उसे झूठी उम्मीद दो, उसे सोचने दो कि मौका उसकी मुट्ठी में है और फिर आखिरी पल में उसे छीन लो। उसे बेचैन करो, उसे इसके लिए तड़पाओ, फिर बाकी सबको मौका मिलने दो। उसे स्वीकार करो, उसे एहसास होने दो कि ये उसके पिछले घमंड की वजह से हुआ है कि उसे मौका नहीं मिला और इस चीज से वो टूट जाएगी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, यह सच में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार मेरे आने का मुख्य कारण यह है कि मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। और यह सुनकर लड़की ने एक्साइटमेंट से जवाब दिया। हीरो की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, काम है, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। जिस पर जेम्स ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, डुइन के मौजूदा साइंस स्ट्रीमर्स की संख्या मेरे प्लान से बहुत कम है। हमारे पास अच्छे चांसेस हैं, लेकिन उनमें एक्सपीरियंस की कमी है। मुझे सच में अनुभवी और अच्छा परफॉर्म करने वाले स्ट्रीमर्स की जरूरत है जो नए लोगों को मेंटर कर सके। फिर बिना रुके उसने कैजुअली अपना फोन निकाला और उससे कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, माफ करना, मुझे ये कॉल लेनी है। हीरो ने फोन उठाया और कहा, हेलो, 1 मिनट रुको। मुस्कुराते हुए उसने थोड़ा फोन नीचे किया। उसने रिया की तरफ देखा और कहा, कुछ जरूरी काम आ गया है, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम बाद में और बात करेंगे। फिर वो मुड़ा और टेबल से दूर चलने लगा। वहीं रिया उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की एक चिंगारी थी। वहीं रिया अपने मन में कहती है, क्या वो ये कहने वाला था कि मैं जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक हूँ? जरूर यही होगा, मेरे अलावा और कौन। इस बीच हम जेम्स को रेस्टोरेंट से बाहर निकलता चलते हुए अपने फोन में स्क्रॉल करता हुआ देखते हैं। फिर अचानक जेम्स के सामने एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उस पर लिखा था, रिया का पछतावे का लेवल 5% बढ़ गया। आगे देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इस बीच हम रिया को अपने अपार्टमेंट में अपने सोफे पर बैठी अपने फोन को देखते हुए देखते हैं। उसके मन में कई बातें चल रही थी। जीन किंग, उसकी टर्मिनेशन फीस भी शायद 2 मिलियन के आसपास होगी और वो इतनी पक्के इरादे से चली गई, अगर उसके लेवल का कोई डुओ जिन में शामिल हो सकता है तो मेरी काबिलियत के साथ अगला नंबर मेरा ही होगा। उसका दिमाग घूमता रहा, अगर मैंने पहले जेम्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए होते तो डुओ जिन में मेरा स्टेटस जरूर चियान चियान के बराबर होता। अब मैं इस हालत में पहुंच गई हूँ कि मेरी तुलना चियान चियान से की जा रही है। कोई बात नहीं, मैं गाँव से छोटी हूँ, मेरे पास अभी भी बहुत मौके हैं। सीन म्याओ ग्रुप के ऑफिस की बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, जहां 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। जैसे ही वे सब रिया को अंदर आते हुए देखती हैं, पीले बालों वाली लड़की दूसरों की तरफ झुककर कहती है, वो आ गई। दूसरी लड़की जल्दी से जवाब देती है, चलो चलते हैं। उसने लड़कियों को कंफ्यूज होकर देखा और खुद से कहा, क्या हो रहा है? लेकिन तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। उसका बॉस गुस्से में बाहर आया और चिल्लाया, रिया अंदर आओ। जैसे ही वे ऑफिस के अंदर पहुंचे, बॉस ने दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से में चिल्लाया, ये सिचुएशन तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुमने हमारे इन्वेस्टर्स को बहकाया और अब इन्वेस्टर्स बहुत गुस्से में हैं और अपना पैसा निकालना चाहते हैं। तुम्हें ये नुकसान उठाना होगा। रिया ने अपने बॉस को हैरान होकर देखा और विरोध किया और बोली, लेकिन मैं भी एक विक्टिम हूँ और जियांग वॉन्ग वो था जिसके बारे में आपने मुझे इशारा किया था कि मैं उसे पटाऊं। वही उसकी बात सुनकर बॉस ने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाया, मुझे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। बेशक मैं तुमसे सारे नुकसान का पैसा नहीं दिलवाऊंगा, मुझे पता है कि तुम इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती हो, तो ये कैसा रहेगा, बस अपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन फीस को डबल करने के लिए मान जाओ। वहीं ये सुनकर रिया की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे के किनारे से पसीना बहने लगा और वो हकलाते हुए बोली, क्या? लेकिन बॉस नहीं रुका और बोला, क्या मुझे खुद को दोहराने की जरूरत है? रिया, अगर तुम नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती हो तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद वो ऑफिस से बाहर निकली। उसके कदम अकड़े हुए थे। उसने अपने आसपास सभी स्टाफ मेंबर्स को देखा जो उसे देख रहे थे। उसने कोवर्कर की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है? लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक हम छोड़ रहे हैं। जैसे ही वो पास से गुजरी, चलते चलते उसने स्वाभाविक रूप से कहा, सुना है कि वे सब डुओ जिन जा रहे हैं। डुओ जिन के फायदों के मुकाबले ये पेनाल्टी फीस कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ा धीरे होकर उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मेरी एक दोस्त है जो खुशकिस्मत थी कि वो डुओ जिन के पहले बैच की साइंस स्ट्रीमर्स में थी। उसे वहां सिर्फ 1 महीना हुआ है और उसने पहले ही शहर के सेंटर में एक पूरी तरह से पेमेंट किया हुआ अपार्टमेंट खरीद लिया है। उनका बॉस बहुत उदार है और अक्सर अपने स्ट्रीमर्स की रैंकिंग बढ़ाने के लिए पैसे देता है और रेवेन्यू का ये हिस्सा अभी भी स्ट्रीमर्स को नॉर्मल रेट पर बांटा जाता है। वही म्याओ ग्रुप के उलट, जो ऐसी ही स्थितियों में प्लेटफॉर्म शेयर को स्ट्रीमर्स के ऑपरेटिंग खर्च का हिस्सा मानता है। लड़की की बातें सुनकर रिया ने मन ही मन सोचा, म्याओ ग्रुप एक डूबता हुआ जहाज है, क्या तुम उनके साथ डूबना चाहती हो? लड़की ने फिर से दोस्ताना मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और आगे कहा,
अभी डुओजिन के पास कुछ ही साइन किए हुए स्ट्रीमर्स हैं, इसलिए अभी जुड़ने का मतलब है अच्छे रिसोर्स मिलना और बॉस उनके अकाउंट बनाने में मदद करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करेगा। मैंने सुना है कि तुम 1 महीने में टर्मिनेशन फीस कवर कर सकती हो, लेकिन अगर मैंने और इंतजार किया तो शायद ये मौका हाथ से निकल जाए। मैंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और मैं कल जा रही हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा रेफरेंस दे सकती हूँ। वही ये रिया चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखें सामने टिकी हुई थी और वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके मन में सोचा, इनाम पाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। पेनल्टी फीस 2 गुनी हो गई है, मुझे कुछ भी हो जाए मैं पेमेंट करूंगी। सोचते सोचते उसका चेहरा ठंडा और गंभीर हो गया। इसके अलावा जेम्स ने मुझसे जो बातें कही हैं उसका मतलब है कि वो मेरी काबिलियत को अहमियत देता है। अगर मैं डुओजिन ज्वाइन करती हूँ तो मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगी। फिर उसकी आंखों में पक्का इरादा चमकने लगा। उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया और सोचा, जेम्स भी एक बिजनेसमैन है। मुनाफे के सामने हमारी पिछली असहमति क्या मायने रखती है। अगर वो मुझसे संपर्क नहीं करेगा तो मुझे उसे संपर्क करने का मौका पकड़ना चाहिए। 1 हफ्ते बाद एक शांत कॉफी शॉप में रिया उसी लड़की से मिली। लड़की ने अपनी ड्रिंक की चुस्की ली और शांति से बोली, उसे पता था कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है, लेकिन बदकिस्मती से डुओजिन ने पहले ही अपने सभी स्ट्रीमर पोजीशन भर लिए हैं। उन्होंने कई ऐसे स्ट्रीमर्स को लिया है जो दूसरी कंपनी छोड़कर आए हैं। वे कहते हैं कि उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए समय चाहिए और उन्हें नहीं पता कि अगली भर्ती कब होगी। ये सुनकर रिया जम गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया और जितनी हैरान करने वाली आवाज में हो सकता था उसने कहा, क्या? दांत पीसते हुए रिया ने कड़वाहट से सोचा, मैंने अभी अभी टर्मिनेशन फीस दी है और वे पहले ही फुल हो गए हैं। इस बीच अपने ऑफिस में जेम्स आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था, कैजुअली अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, सिस्टम मैसेज। और सिस्टम बताता है कि रिया का पछतावे का लेवल 20% बढ़ गया है। मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, शांत और अनजाने में लेकिन संतुष्ट। सीन एक शांत अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। लंबे बालों वाली रिया अकेले सोफे पर बैठी थी, हाथ में फोन लिए। स्क्रीन की रोशनी उसके सोच में डूबे चेहरे पर पड़ रही थी जब वो एक पुरानी चैट में स्क्रॉल कर रही थी। उसने 7 दिन पहले के मैसेज पढ़े जिसमें वो जेम्स से पूछती है, तुमने पिछली बार किसी मैटर पर गहराई से बात करने को कहा था, वो असल में क्या था? जिस पर जेम्स कहता है, ओह वो मैं तो लगभग भूल ही गया था। और वो कहता है कि चियान हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसलिए वो मामला अभी अर्जेंट नहीं है। जिस पर रिया रिप्लाई करती है, ओह मैं समझ गई। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। 6 दिन पहले उसके दिमाग में एक पुराना मैसेज आया, देखा, जिसमें वो बताती है कि मैंने अभी अभी म्याओ ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की फीस दी है और मैं खुद को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं टॉप टियर रिजल्ट वाली एक अनुभवी स्ट्रीमर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई मौका है? जिस पर जेम्स रिप्लाई करता है, मैं पिछले कुछ दिनों से बिजी था, तुम इसके बारे में HR से बात कर सकती हो। जिस पर रिया रिप्लाई करती है, तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, धन्यवाद। वो सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। रिया अपने ख्यालों में, काश मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पक्का खत्म कर दिया होता और तब आ गई होती जब उसने पहली बार मुझसे संपर्क किया था। शायद मैं अब इस स्थिति में नहीं होती। मैंने कॉन्ट्रैक्ट फी देने के लिए अपनी सारी अर्निंग लगा दी और घर भी गिरवी रख दिया और अब मेरे पास बस 832 युआन बचे हुए हैं और अगले महीने मुझे घर का लोन भी देना है। मैं कैसे करूंगी? थोड़ी देर बाद उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें बॉस कहता है कि तुम्हें लगता है कि म्याओ ग्रुप छोड़कर तुम बेहतर जिंदगी जी पाओगी? सपने देखना बंद करो, तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए मैं इस इंडस्ट्री की हर कंपनी के साथ हाथ मिलाऊंगा। जिस पर रिया रोते हुए कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन मैंने पहले ही पेनल्टी भर दी है। जिस पर बॉस कहता है, क्योंकि मेरा मन करता है। रिया प्रेजेंट में सोचते हुए कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वही सीन एक शानदार ऊंची बिल्डिंग वाले ऑफिस में आता है। ऊंची खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है। जेम्स एक बड़ी डेस्क के पीछे आराम से बैठा है। दरवाजा धीरे से खुलता है और गाओवेन थोड़ी सावधान होकर अंदर आती है और कहती है कि रिया ने मुझसे संपर्क किया था, उसने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहती है। जिस पर जेम्स हिचकिचाता है और ध्यान से अपने शब्द चुनते हुए कहता है, गाओवेन मुझे पता है कि पुराना इतिहास है लेकिन उसके स्किल्स पक्के हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बात उठाऊं। जेम्स पीछे झुकता है जैसे शेर सोच रहा हो और जेम्स कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, हम बस एक बार मिलेंगे। इसके बाद सीन एक शांत कैफेटेरिया में आता है। जेम्स और रिया एक छोटी टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। माहौल शांत लेकिन भारी। जेम्स रिया को देखकर अपने मन में कहता है कि कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद आखिरकार उसे अकल आ गई है। हालांकि अब वो ज्यादा काम की नहीं रही। रिया अपनी आंखें नीचे करती है और ईमानदारी से बोलते हुए कहती है, मैं बहुत घमंडी हुआ करती थी। मुझे लगता था कि मैं बाकी सबसे बेहतर हूँ। मैंने तो ये भी सपना देखा था कि तुम मुझे अपनी टीम में ले लोगे, मुझे टॉप स्ट्रीमर बना दोगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सच में कुछ खास नहीं हूँ। म्याओ ग्रुप ने मुझे बाहर निकलने के लिए फोर्स किया और बाहर निकाल दिया गया और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मुझसे बात भी नहीं करेगा। वो जेम्स की ओर देखती है, उसकी आंखों में ईमानदारी भरी है। रिया जेम्स से कहती है, जेम्स मैं डुओजिन ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए, महीने के 10,000 ठीक है। मुझे बस एक मौका चाहिए। जिस पर अचानक जेम्स ने अपना हाथ उठाया और रिया को शांत होने का इशारा किया। जिस पर रिया शांत हो जाती है। जेम्स रिया से कहता है, तुम इस तरह से खुद को कम मत समझो। भले ही डुओजिन अभी स्ट्रीमर्स को हायर नहीं कर रहा हो, लेकिन ये दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। उसने उसे ईमानदारी से देखा और जेम्स कहता है, हमने पहले साथ काम किया है, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकती हो। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो दूसरों के बुरे वक्त का फायदा उठाए। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम पुराने कलीग हैं, अगर तुम सच में डुओजिन ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं ये करवा सकता हूँ। और रही बात सैलरी के बारे में, जेम्स ने कहा, S टियर और A टियर स्लॉट अपने खास सैलरी और रिसोर्स पैकेज के साथ पहले से ही भरे हुए हैं। उसने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुका। अगर तुम ज्वाइन करती हो तो तुम्हें B टियर स्ट्रीमर के तौर पर शुरू करना होगा, लेकिन हम रेगुलर परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं। तुम्हारी काबिलियत के साथ मुझे यकीन है कि तुम जल्दी ऊपर उठोगी। वही रिया ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में कई बातें चल रही थी। B टियर स्ट्रीमर के फायदे, B टियर ठीक है,
उसने टेबल के नीचे हल्के से अपने हाथ भींचे। उसकी आंखों में पक्का इरादा दिख रहा था। उसने जेम्स से कहा कि मैं तैयार हूँ, जिस पर जेम्स ने कहा कि गाओवेन से संपर्क करो और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। जब वो जाने के लिए खड़ी हुई तो एक ख्याल धीरे से उसके मन में गूंजा, शायद अगर मैंने उसे एक बार मुस्कुरा दिया होता या ताना नहीं मारा होता तो क्या अब चीजें अलग होती। कैफेटेरिया के बाहर रिया जेम्स के साथ चल रही थी। उसकी आवाज अब नरम थी, जिसमें सच और ईमानदारी का भाव था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आखिर में मेरी मदद करने वाले तुम और गाओवेन होगे। उसने माना। उसकी नजरें थोड़ी नीची थी, जिन लोगों को मैं पहले नीचा समझती थी। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, जब आप दूसरों के संघर्षों को नहीं जानते तो आपको उन्हें जज नहीं करना चाहिए। मैंने पहले जैसा बर्ताव किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। वहीं ये सुनकर जेम्स हल्के से हंसा। उसका लहजा हल्का था लेकिन मतलब वाला था। अच्छा हुआ कि तुम समझ गई। उसी पल जेम्स के सामने एक डिजिटल स्क्रीन चमक उठी, जिसमें सिस्टम बताता है कि रिया का पछतावे का लेवल +5% कुल हो गया और पछतावे का लेवल 99% सिस्टम रिवॉर्ड तक पहुंच गया। इस बीच सीन पास की एक सड़क पर शिफ्ट हो गया, जहां जेम्स अकेले चल रहा था, हाथ जेब में थे। उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था। उसके विचार धीरे धीरे गूंज रहे थे। जब तक चाकू तुम पर नहीं चलेगा तुम्हें दर्द का पता नहीं चलेगा। जैसे ही जेम्स वोंग सड़क पर चल रहा था, अचानक उसके सामने एक और स्क्रीन दिखाई दी। उसने लापरवाही से उस पर नजर डाली, फिर थोड़ा सिर घुमाया और अपनी आवाज में थोड़ी मस्ती के साथ एक राहगीर से बड़बड़ाया। एक राहगीर के नजरिए से बिना किसी झिझक के उसने स्क्रीन पर टैप किया। पॉइंट्स का तुरंत इस्तेमाल करें। तुरंत एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। डिंग, होस्ट की स्टैमिना वैल्यू आम इंसानों के लिए पीक पर पहुंच गई है। एक सिस्टम की आवाज उत्साह से गूंजी, होस्ट, क्या तुम्हें अपने बाइसेप्स फूले हुए महसूस हो रहे हैं? होस्ट, अब तुम इंसानी सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हो। जेम्स ने नोटिफिकेशन पर हल्की सी मुस्कान दी और नंगा जेम्स बॉडी बिल्डर बोलता है कि अब चीजें दिलचस्प होने लगी थीं। जेम्स वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब गाओ युवान और वोंग टायरेंट के सामने दिखावा करने का समय आ गया है। हम देखते हैं कि जिम में हलचल थी जब जेम्स शांत आत्मविश्वास के साथ अंदर आया। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी। वो अपने पुराने दोस्तों की तरफ देख रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने उनमें से एक को लेग मशीन पर कड़ी ट्रेनिंग करते देखा। जेम्स ने एक पल के लिए चुपचाप देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, लगता है उसे सच में गुस्सा दिलाया गया है। उसके लिए बुरा हुआ। मैं तो अब बेसिकली चीटिंग कर रहा हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के जेम्स फ्रंट डेस्क पर गया और कहा, आज चलो रनिंग से शुरू करते हैं। उस एक वाक्य ने आसपास मौजूद सभी का ध्यान खींचा। लाल बालों वाला लड़का जो उसका पुराना क्लासमेट और अब ट्रेनर था, और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों उसकी तरफ मुड़े। युवान ने जेम्स को घूरा और उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी कि वो बदल गया है। उसकी मौजूदगी में कुछ अलग लग रहा है। उसकी आंखों ने उसके हाव भाव को स्कैन किया। वो लंबा और ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था। उसकी बॉडी भी ज्यादा बैलेंस लग रही थी। लाल बालों वाले लड़के ने भौहें चढ़ाई और आगे बढ़ा। पुराने क्लासमेट, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हें एक मजबूत पर्सनल ट्रेनर चाहिए, क्या मैं अब वैसा दिखता हूँ? जिस पर जेम्स ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, बिल्कुल, तुम क्वालिफाइड से कहीं ज्यादा हो। जिस पर टायरन से कहा, तो चलो आज कुछ कार्डियो से शुरू करते हैं, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। पहले 50 मिनट दौड़ने के बारे में क्या ख्याल है, फिर वेट ट्रेनिंग करेंगे। जिस पर जेम्स ने कहा, 50 मिनट? जिस पर टायरन ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मांसपेशियों की ताकत अच्छी है, लेकिन फिटनेस के लिए एंड्योरेंस भी जरूरी है। 50 मिनट मिनिमम स्टैंडर्ड है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो शायद तुम सीरियस फिटनेस ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। जिस पर यह सुनकर जेम्स ने मजाकिया मुस्कान दी और कहा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। मैंने कभी लगातार 50 मिनट नहीं दौड़ा। उसे ध्यान से देखते हुए लाल बालों वाले लड़के ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो पिछली बार 200 किलो उठा सकता था। उसने सोचा, ये सिर्फ जबरदस्त ताकत रही होगी, उसका एंड्योरेंस तो बेकार ही होगा। उसका जबड़ा जलन से कस गया और उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। मेरी औरत के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। अरे सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हें बुरी तरह शर्मिंदा कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ऐसे और आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।